घर की याद नहीं आई तुझे लक्की? ये अननोन गनमैन और कितनों को मारने वाला है अभी? एक भी ऐसा दुश्मन जिसने इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो जब तक एक भी जिंदा है तो हिंदुस्तान ने एक वादा किया है सर। हिंदुस्तान ने ये बोला है कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। सो अननोन गनमैन आपका है या आपने वहां से भी हायर किया हुआ है? कभी अननोन गनमैन ने इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद पर अटैक करने की कोशिश की है क्या? पूरी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लग चुका है। अब जैसे ही एक्सप्लोजिव लगता है, एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल। बोला एक काम कर दो, 100 kg हटाओ उसमें से। बोला सर टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं, आज इसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे। अच्छा, मेजर इकबाल को धुरंधर मूवी में घंटे का मेजर इकबाल भी बोला गया है। ये बंदा असली में भी वैसा ही था क्या जैसा दिखाया? आपने कभी आदमी की खाल को निकलते हुए देखा ऐसे करके, छीलते हुए? मेरे पास एक वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर पता है क्या कर रहे हैं? चापर से आदमी की खाल को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हम लोग लौकी वौकी नहीं छीलते हैं, कद्दू अद्दू। जिंदा आदमी। जिंदा आदमी का। आपने एक बार बोला कि दुनिया में कोई भी वॉर कहीं भी हो, ये 4 औरतें हैं जो इस वॉर के लिए जिम्मेदार हैं। कौन है वो 4 औरतें? मैं अभी भी कह रहा हूँ ट्रम्प कोई एजेंट नहीं है सर। जैसे हम पुतिन सर के उसमें और ट्रम्प के उसमें आए तो धरती आसमान का फर्क है। आपने ट्रम्प को ट्रम्प बोला, पुतिन को पुतिन सर बोला। ये क्या है? नहीं सर देखो, आपकी सबसे वर्ल्ड मीडिया को कौन मैनेज करता है? दुनिया की सारी मीडिया को एक जगह बुलाया गया था और पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया था कि क्या लिखना है। किसने बुलाया था? कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। अब कैप्सूल बोल। कैप्सूल चाहिए। और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज कि सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अच्छा, ये रेट कार्ड है उनका? रेट कार्ड है। बोला जा रहा है कि इसी महीने में इंडिया कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या है वो? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी पे। वेलकम। इस वक्त इंटरनेट पर 2-4 चीजें ही हैं जो देखी जा रही हैं, कंज्यूम की जा रही हैं या शेयर की जा रही हैं। एक तो धुरंधर हो गया, हमारा स्पाई नेटवर्क, अननोन गनमैन, उनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, यही सब देखा सुना और शेयर किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है इस वक्त इंटरनेट पे। तो हमने सोचा इसी सारे सब्जेक्ट पर जो हमको और क्लैरिटी दे सके, इनसाइट्स दे सके और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सके, उनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट हैं लकी बिस्ट, जो कि स्पाई यानी एजेंट रह चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, स्नाइपर रह चुके हैं, इजराइल में ट्रेनिंग ले चुके हैं, अमेरिका और ईरान को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इन सारी चीज़ों की बात होगी, नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। इसे एपिसोड को पूरा देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। प्लीज वेलकम लकी बिस्ट। जय हिंद सर। क्या हो रहा है दुनिया में? क्या बवाल मचाया आपने? दुनिया बढ़िया चल रहा है इस टाइम। लेकिन सर देखो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी हमारे घर सब लोग परिवार वाले दुनिया आईपीएल देख रहे हैं ना सर। पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है और शाम को देखो आप हर रोज आईपीएल। तो इससे ज्यादा शांति और कहाँ होगी सर? तो आप भी मानते हैं भारत में सबसे ज्यादा शांति है? सर शांति है आज। मतलब लोग ये अगर आज न्यूज चैनल बंद कर दो, दुनिया के सोशल मीडिया बंद कर दो, लोगों को पता ही भी नहीं चलेगा कि दुनिया में वॉर भी हो रही है एक्चुअली, है ना? तो दुनिया को लगेगा ही नहीं वॉर भी है। तो सोशल मीडिया में देख रहे हो आप, दिन भर न्यूज चैनलों में अलग अलग वॉर चल रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है वॉर। लेकिन आप मुझे ये बता दो, किसी भी आदमी से ये पूछ लो कि उसको क्या फर्क पड़ा इस देश में वॉर से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि देश के अंदर इस टाइम क्या है, गैस सिलेंडर ऊपर लाइन। नहीं, वो उस वॉर की वजह से नहीं हुआ सर, लोगों ने अपने घरों में भर दिए। ठीक है, एक पैनिक सिचुएशन। आज भी आप किसी दुकान में चले जाओ, आप डेली का सामान लेने जाते हो, हर रोज सामान खरीदते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कल किसी को ये बोल दिया जाए कि मार्केट में सामान ही नहीं होगा, आप सबका सामान लेने चले जाओगे, तो पैनिक तो क्रिएट होगा ही ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लग रहा है कि क्या भ्रम फैलाने वाले बहुत है देश के अंदर कि वॉर होगा, गैस बंद हो जाएगा, चीज़ें बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। गवर्नमेंट के पास हर चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन होती है, उस पैनिक की वजह से प्रॉब्लम आती है। देखिए, यूएस को, अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं। ये सुपर पावर क्या इतना कमज़ोर हो गया है कि वो ईरान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ईरान कहाँ से हमला कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे उसने अपने मिसाइलें और ड्रोन छिपा के रखे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ऐसा एक नैरेटिव आता है, ऐसी खबरें आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीआईए बोलता है हम सबसे स्ट्रांग हैं, हमको तो सब पता होता है। तो सीआईए को ये नहीं पता कि ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, क्या सही में बना रहा है, नहीं बना रहा है, ड्रोन कहाँ रखे हैं, ये इसका अंदाज़ा नहीं है क्या सीआईए को? सर देखो, जो हर रोज हम लोग बोलते हैं यार, जो वॉर दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन सबसे पहले मीनिंग क्या है सुपर पावर की सर? लोग कहते हैं सुपर पावर
है, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछे यार सुपर पावर का मतलब क्या है? मैं गेस करूं, हाँ, इंफॉर्मेशन आपके पास सब चीज की है, इसको एक सुपर पावर की कैटेगरी में ला सकते हैं, हाँ। करेक्ट? बिल्कुल, कि अच्छा आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है सब कुछ। हाँ। चलो हम मानते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, दुनिया की सबसे महँगी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। जी। लेकिन सुपर पावर मेरे लिए सुपर पावर वो है दुनिया में जो अपनी बात मनवा ले सर। बात चाहे तो वो आज मेरे लिए ईरान भी सुपर पावर है सर, हिला रखा है ना उसने, बोला नहीं निकलने दूँगा यहाँ से मैं किसी की भी शिप। ठीक है? तो इसका मतलब मेरी नज़र में जो आदमी अपनी बात दुनिया से मनवा रहा है, वो सुपर पावर है सर। अब अमेरिका की रही हम सीआईए, हम सिर्फ सीआईए को देखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार अमेरिका की सीआईए अकेली काम नहीं कर रही है सर, 5 आइज़ काम कर रही है साथ में। अमेरिका के गठबंधन है ना 5 आइज़ के साथ, उसके साथ MI6 भी है, ठीक है। उसके साथ न्यूजीलैंड भी है, उसके साथ कनाडा भी है, तो MI6 तो हम जानते हैं ब्रिटेन का है, राइट? ब्रिटेन है। तो बाकी न्यूजीलैंड और कनाडा कितने स्ट्रांग है? सर देखो स्ट्रांग तो यूरोप में जितने भी देश हैं स्ट्रांग, ठीक यूरोप है। तो स्ट्रांग है ही। लेकिन सबसे पहली चीज कि जो अमेरिका ये बोलता था कि मैं 28 तारीख को एक हमला करूंगा, 28 फरवरी को, और मैं 24 घंटे के अंदर ये वॉर जीत लूंगा। अमेरिका ने बोला कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, उसने क्या बोला कि मैं लीडर को खत्म करूंगा और वॉर खत्म हो जाएगा। हाँ। तो लोगों से ये, अगर लोग हिस्ट्री देखो, सबने मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझे ये बता दो सर अमेरिका हिस्ट्री में कौन सी वॉर जीता है सर? कौन सी वॉर जीता है? चाहे अमेरिका ने वियतनाम वॉर लड़ी हो, वियतनाम वॉर से भी वापस आया। अमेरिका अफगानिस्तान में 20-22 साल रहकर गया, वापस आया है सर। तो अमेरिका ने वॉर जीता कौन सा है सर? आज डोनाल्ड ट्रम्प अपने 2 स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि यार नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि मैं वॉर से वापस जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है स्टेट ऑफ होमरेस्ट से, तुम अपना अपना देखो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपने 50,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक चीज और जो दुनिया को नहीं दिखा रहा है, साथ में प्राइवेट आर्मी भी क्या कर रहा है? डिप्लॉय कर रहा है। अब लोग ये अमेरिका की ये प्राइवेट आर्मी? दोनों के दोनों अमेरिका, 2 प्राइवेट आर्मी, एक ब्लैक वाटर है और एक डाइन क्रॉप है, दोनों के दोनों। एक तो मतलब 1990, मतलब प्राइवेट आर्मी पहले समझना है कि लोग यार प्राइवेट आर्मी क्या है। देखो उनके पास क्या ऑप्शन होता है। सपोज करो इसी प्राइवेट आर्मी ने, चाहे आप ब्लैक वाटर बोलो, इन्होंने क्या किया, वियतनाम वॉर भी लड़ी, इराक के अंदर भी इन्होंने वॉर लड़ी। होता क्या है, जब भी कोई देश होता है, कोई भी देश, वो देश जब किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो उस देश का जो भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसे अपने देश को जवाब देना होता है। अगर 10 सोल्जर भी शहीद होंगे तो देश को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि यार हमारे 10 सोल्जर शहीद हुए हैं। तो पब्लिक रोड पर आएगी क्योंकि किसी ना किसी के तो घर वाले मरे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो युद्ध करने नहीं जाएंगे ग्राउंड पर ना, डोनाल्ड ट्रम्प का क्या कहते हैं दामाद जाएगा ना, पीट हेस्टक जाएंगे अमेरिकन सोल्जर। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब ना देना पड़े, इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट आर्मी। कहने के लिए तो ये प्राइवेट आर्मी क्या होता है, पेपर्स पर प्राइवेट होते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल काम होता है देश के लिए ही काम करना। ये करते गवर्नमेंट के लिए ही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन प्राइवेट आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते, बाकी सारे वेपन होते हैं। अच्छा, मतलब वो आप समझ लो कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास सारे वेपन होंगे। और एक और शॉकिंग चीज, आप इन प्राइवेट आर्मी के बारे में पता करना तो आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया में सीआईए जब भी ऑपरेशन करता है तो इसको बैक सपोर्ट देती है, सीआईए की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेती है। ये प्राइवेट आर्मी की सीआईए अगर कोई ऑपरेशन करने गई है तो बैकअप सपोर्ट रहता है और सीआईए के उस एजेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी तक लेती है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइवेट आर्मी कितनी पावरफुल होती है सर। अब ये युद्ध लड़ेंगी तो इससे डोनाल्ड ट्रम्प को बेनिफिट क्या होगा? सपोज करो प्राइवेट आर्मी के अंदर 100 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इन 100 जवानों का डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब नहीं देना अपने देश को। वो प्राइवेट है भाई, इनके मरने की कोई गिनती नहीं होगी कहीं भी। तो वॉर प्राइवेट आर्मी लड़ रहे हैं, इससे डोनाल्ड ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50,000 अगर सैनिक हैं उसमें प्राइवेट आर्मी कितनी? मिक्स प्राइवेट आर्मी मिक्स होगी। डिस्क्लोज ही नहीं बताएंगे जरिए कि प्राइवेट आर्मी कितनी होगी। तो ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं नंबर्स कि भाई प्राइवेट ही मरे हैं। नहीं, ये प्राइवेट का तो बताएंगे नहीं ना सर। हाँ, प्राइवेट का बताएंगे। अगर सोल्जर एक भी शहीद होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, वो तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि क्या पता कि ओनली 20% अमेरिकन की एयर ब्रोन हो और बाकी की सारी क्या हो, प्राइवेट आर्मी हो। ये तो सीआईए को पता होगा, या तो यूएस आर्मी को पता होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट आर्मी को कितना आगे रख रहे हैं। दूसरी चीज कि इस पूरे ईरान वॉर को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये ईरान वॉर आज हमें नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं कि आज दुनिया में पूरा जो जा रहा है, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप जाना 1945 में। 1945 में ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल, और ये अभी जस्ट रशिया ने भी इस चीज का ओके मोहर लगा दी। रशिया भी इसको ओके बोल चुका है, शायद महीने भर पहले आप रशिया के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, चर्चिल ने ये बोला कि यार चलो नाजी तो खत्म हो गए, मतलब हिटलर को हमने हरा दिया, अब क्या करते हैं, लेकिन जितने भी ये पावरफुल देश हैं ये कहीं पावरफुल ना बने, इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तो दुनिया में पहली बार एक ऑपरेशन लॉन्च किया एंथीकेबल।
आज आप सर्च करना इस अंति केबल के बारे में तो आपको 1945 शायद 1 जून का वो दिन और आज ईरान वॉर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट मिलेंगे सर। कैसे कनेक्ट मिलेंगे कि ब्रिटेन ने बोला कि सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, हम यूएसएसआर को खत्म करेंगे। दुनिया के अंदर महाशक्ति यूएसएसआर है। तो MI6 इन देशों ने मिलकर क्या किया, यूएसएसआर के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, प्रॉक्सी वॉर या कोल्ड वॉर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आपको पता है कि 1990 के दशक में यूएसएसआर टूट गया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो तब भी इन्हें यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकलेगा। अब इनका दूसरा टारगेट था किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना। इसी ऑपरेशन एंथिकेबल का मतलब चर्चिल खत्म हो गए दुनिया से, चर्चिल चले गए, लेकिन एजेंसी का ऑपरेशन कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं। तो उस एंथिकेबल ऑपरेशन से इन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू रशिया को टारगेट करना शुरू करा धीरे धीरे। आप 2014 के अंदर आप जाकर देखो कि रशिया के अंदर कैसे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुए, यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, जब यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन को एक प्रॉक्सी के तौर पर लिया है, दुनिया का भी तब स्टेटमेंट आया था कि यार रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। आज मैं कह रहा हूं यार 3.5 साल हो गए तब भी वॉर चल रहा है। तो बेसिकली नाटो देश की बात हो रही है कि अभी टारगेट कैसे कैसे जा रहा है, ये तो नाटो है। यूक्रेन के भी सबको पता है नाटो है, लेकिन रशिया की एक मजबूरी है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना सर। देखो क्या होता है कि रशिया के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं या कंटिन्यू रशिया के साथ जो लड़ रहा है वो यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन रशिया के पास डायरेक्ट ये एविडेंस रशिया को पता है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो ये नहीं कह सकता कि भाई अमेरिका ये वॉर लड़ रहा है या ब्रिटेन ये वॉर लड़ रहा है। लड़ने के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को पूरे 32 देशों का सपोर्ट, नाटो का पूरे का पूरा 32 देश जो 3.5 साल से लगातार किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया तब भी फाइट कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल, रशिया के खिलाफ नाटो देश जो है वो यूक्रेन को 32 वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यही नाटो देश अब बोल रहे हैं कि अमेरिका से अलग हो जाएंगे, वो सब अमेरिका को अपना एयरबेस भी यूज करने नहीं दे रहे हैं। ये क्यों है? नहीं, ये सिर्फ बताया जा रहा है ऐसा। अच्छा, ये सिर्फ बताया जा रहा है नैरेटिव के लिए, नैरेटिव के लिए कि कल आप नाटो के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो। लगेगा क्या, सपोज करो मैं और मेरे 2-4 दोस्त हैं, हम सब एक ही हैं, मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे यार हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो दुनिया को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम इससे अलग हैं। ग्राउंड के ऊपर ये सब एक है। अगर ये नाटो चाहे या दुनिया के यूएस चाहे, ब्रिटेन चाहे, कोई भी चाहे, ये महज 24 मिनट के अंदर पूरा वॉर खत्म हो जाएगा सर। 2500 मिनट नहीं लगेगा। फिर भी ये वॉर क्यों चल रहा है? इस वॉर में किसी ना किसी को फायदा होगा ना। चलो हर आदमी कह रहा है नुकसान हो रहा है, ईरान बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, अमेरिका बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, दुबई बोल रहा है मेरे को नुकसान, तो फायदा किसको हो रहा है सर? नहीं, फायदा किसको है? अगर वॉर से सभी को नुकसान है तो क्यों ये वॉर हो रहा है? क्या नुकसान वाली चीज कभी की जाती है दुनिया में? सही बात, किसी ना किसी को तो बेनिफिट हो रहा होगा ना सर। तो हुआ क्या, कंटिन्यू यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद इसके बाद क्या हुआ, वेनेजुला को इन्होंने कैप्चर किया। वेनेजुला को कैप्चर करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक, और ईरान वॉर चल रहा है। बहुत सारे दुनिया के लोगों ने बोला कि ईरान वॉर तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। शायद अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे सर, जब जिस दिन पहली बार ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी गई तो मैंने बोला यार ये वॉर जाएगा, 1.5 साल ये वॉर जाएगा, क्योंकि ये वॉर वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये ऑपरेशन एंथिकेबल का हिस्सा है। ये वॉर यहीं नहीं रुकेगा, आप कुछ टाइम तक 1-1.5 साल के अंदर आप भूल जाओगे क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की बात हम कितनी करते हैं सर आज, कौन कर रहा है यूक्रेन रशिया की बात, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है ना। सिर्फ ये है कि हमको क्या हो रहा है न्यूज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं चल रहा है। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा है, लेकिन हमारे को नहीं पता चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर नहीं चल रहा, क्योंकि हम न्यूज में देख ही नहीं रहे। अभी हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, अमेरिका ईरान, अमेरिका इजराइल। करेक्ट। कुछ दिन के बाद, आप 6-7 महीने के बाद ये न्यूज धीरे धीरे बंद होंगे, न्यूज चैनल वाले बोलेंगे टीआरपी नहीं मिल रही है, क्योंकि पक गए लोग न्यूज देख देख के वॉर। तो उसके बाद क्या होगा, एकदम से चाइना और ताइवान का हो जाएगा, फिर आप चाइना और ताइवान के ऊपर आ जाओगे, चाइना और ताइवान का हुआ, ये 2 वॉर आप भूल जाओगे। तो ऑपरेशन एंथिकेबल का मकसद ही ये है सर कि एशिया के अंदर 3 महाशक्ति है। एशिया में रशिया हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तीनों सुपर पावर है सर। ये तीनों देश कभी एक साथ ना आए। आज मैं एक सवाल है छोटा सा कि एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि अगर ये 3 देश एक साथ आते हैं तो दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा जो इन 3 देशों का मुकाबला कर सके? वर्ल्ड में है कोई ऐसा देश? राइट। तो एशिया से क्या करना, इन तीनों देशों को कमजोर करना। अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये वॉर रशिया और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करना। वैसे तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर ही रहे जब श्रीलंका की गवर्नमेंट गिरी
तब भी डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद आप बांग्लादेश देख सकते हैं, तब भी डिस्टर्ब हुआ, नेपाल वाले में देख सकते हैं डिस्टर्ब हुआ, आपने लद्दाख वाला मैटर सुना होगा, डिस्टर्ब करने की तो कोशिश करी है ना सर कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सीआईए को नहीं पता कि ईरान में क्या चल रहा है, या सीआईए जानना नहीं चाहती और वॉर कंटिन्यू करना चाहती नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है सीआईए के पास? हमारे को लगता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार कि सर CIA हो गया, MI6 हो गए, टोटल 5 आईज हो गए, यहाँ की DGSE भी इनके साथ में ही है, सपोर्ट में ही है, फ्रांस भी इनके सपोर्ट में है, नाटो इनके पूरे सपोर्ट में है। तो क्या अमेरिका इतना बेवकूफ हो सकता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा ये वॉर लंबा जाएगा सर? सही बात कौन है। कहता है नहीं पता चलेगा? लोग कहते हैं यार अमेरिका ने धोखा खा लिया। किस चीज का धोखा खा लिया सर? हम अपने घर में बैठकर बोल देते धोखा खा लिया, मतलब हमने टीवी देखकर बोल दिया कि नहीं अमेरिका बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, CIA पूरी बेवकूफ है, इनको पता नहीं था। सर कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन की हमारे को एयर स्ट्राइक सामने नजर आती है कि कल एयर स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, अमेरिका ने किया, या आज ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहे हैं, यह आपको जरूर नजर आता है। लेकिन इसके पीछे सालों की जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, वो नहीं नजर आता। CIA को भी पता है कि ये वॉर लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। अब क्वेश्चन है कि अगर उनको ये पता था ये वॉर लंबा जाएगा तो फिर भी उन्होंने अटैक क्यों किया? अब मैं इस वॉर को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या होता है, CIA 5 आईज सबको मालूम है कि वॉर लंबा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अटैक करता है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ईरान पे, ठीक है। अटैक करता है। अमेरिका को पता है कि अगर मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा तो यहां से यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना मिल रहा है। ठीक है। यार अमेरिका एक जगह ताकत लगाएगा ना सर, कहीं ना कहीं ताकत तो डिवाइड होगी। हाँ जी। तो अमेरिका को यह भी पता है कि क्या है, यूक्रेन से मेरी ताकत हटेगी तो रशिया धीरे धीरे यूक्रेन को कवर करेगा। इसके बावजूद भी अमेरिका ने हमला किया इसके बाद। हाँ। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इस हमले को करने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया, पूरे वेनेजुएला को कंट्रोल में लिया। अमेरिका को पता है कि इस दुनिया का लगभग 18 से 20%, 22% तेल पूरी दुनिया में वेनेजुएला पर मौजूद है सर। वेनेजुएला के ऊपर उनके पास इतना तेल है, मैं वेनेजुएला के पास नहीं बोलूंगा वो तेल, वो किसके पास? आज अमेरिका के पास है। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान लगभग 147 करोड़ का देश, अगर हम उस तेल को यूज करें तो हम 168 साल तक हमारा तेल खत्म नहीं होगा सर। ये वेनेजुएला आज यूएस के पास जो तेल है, अब यूएस को पता है, वेनेजुएला को कंट्रोल में ले लिया। उसको भी ये भी पता है CIA को कि ये सारा रास्ता ब्लॉक करेगा, ईरान रास्ता ब्लॉक करेगा 100%। ईरान इस रास्ते से क्या करेगा, किसी की तेल की शिप्स को नहीं आने देगा। ठीक है, मालूम है यूएस को। इसके बावजूद यूएस ने अटैक किया। यूएस को यह भी पता है कि जैसे ही मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, दो देश रेडी बैठे हुए ईरान को सपोर्ट करने के लिए, चाइना रशिया और रशिया। आज आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से जो ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, जो ईरान लगातार मिसाइल्स मार रहा है, उनकी हर लोकेशन को टारगेट कर रहा है अमेरिका की, जो अमेरिका के शिप तक B-2 तक अपनी मिसाइल भेज देता हो, आपको ईरान का लग रहा है सर? सेम जो सिचुएशन यूक्रेन था वही ईरान हो गया। यूक्रेन को इन्होंने मोहरा बनाया, यहां रशिया और चाइना ने ईरान को अब क्या है, अमेरिका का कोई भी टारगेट हो रहा है, कुछ भी, वो नाम किसका आ रहा है? ईरान का आ रहा है। तो इससे रशिया और चाइना को क्या बेनिफिट? उसका दुश्मन कमजोर हो रहा है सर धीरे धीरे। अमेरिका को भी पता है कि यार ये मेरे को नुकसान, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान हो रहा है सर? नहीं। पीट हेस्टक को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा ना। या डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को कोई नुकसान हो रहा है? ऑयल कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है? दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो अमेरिका के पास तो टोटल वेनेजुएला का तेल तो है ही है, तो महंगा बेच के पैसा तो चाहे अमेरिका की आम जनता को नुकसान हो, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। अमेरिका के लॉ के हिसाब से तीसरी बार उन्हें प्रेसिडेंट, लेकिन वो इतने पावरफुल बन जाएंगे कि अगला कोई भी प्रेसिडेंट आए तो डोनाल्ड ट्रंप से पावरफुल कोई नहीं रहेगा। बात समझ रहे आप? करेक्ट। तो वॉर का सबको पता है कि वॉर का क्या चलेगा, ये रशिया को भी पता है। हर देश अपना फायदा उठा रहा है। यहाँ रशिया को क्या बेनिफिट है? रशिया को बेनिफिट है कि रशिया धीरे धीरे पूरा यूक्रेन को कवर कर लेगा। रशिया को बेनिफिट। चाइना को क्या बेनिफिट है कि चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अमेरिका के उन टारगेट को नुकसान पहुंचा रहा है जहां से ताइवान को मदद हो सकती है इन फ्यूचर में, क्योंकि उसको पता है मुझे इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा कि मैं ताइवान को कैप्चर करूंगा। तो चाइना भी यहां क्या कर रहा है, बेनिफिट उठा रहा है इस वॉर का। दूसरा क्या है, अमेरिका कैसे बेनिफिट उठा रहा है? अमेरिका को करा वॉर तो चलेंगी, हथियार तो बिकेंगे ना सर। आज पूरे एशिया, पूरे यूरोप में हथियार खरीद रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। तो अमेरिका को हथियार से भी बेनिफिट है, अमेरिका को ऑयल से भी बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं युद्ध से वापस जाऊंगा, आपको क्या लगता है युद्ध खत्म होगा सर? इजराइल कैसे रह पाएगा बगल में?
आज ये सर 1967 का वो टाइम नहीं है कि सिर्फ 6 डेज वॉर चला, शायद 5 जून को इजराइल ने एक साथ 6 देशों को युद्ध में हरा दिया था। Correct. आज 2026 चल रहा है, अगर इस युद्ध को बीच में छोड़ के जाते हैं तो इजराइल बगल में नहीं रह पाएगा सर। बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल के लिए है। राइट। सो आप ये बोल रहे हैं कि ईरान ने अपने एसेट्स कहाँ छुपाए रखे हैं, ये मोसाद और सीआईए को पता है, बट फिर भी वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज बैकिंग है ईरान को चाइना और रशिया की। बैकिंग है ना सर। जो ईरान बोलता है कि मेरे पास 2000 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल नहीं है, तो कैसे ईरान 3500 किलोमीटर तक मिसाइल भेज देता है? ये मिसाइल कहां से आ रही है सर? तो कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? ये पूरा रशिया और चाइना का सपोर्ट है। कोई भी मिसाइल, अगर कोई भी मिसाइल, ये एयरफोर्स के जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट होंगे वो ज्यादा बताएंगे, कोई भी मिसाइल सर एयर स्पेस को टच करते हुए निकलती है, कई मिसाइल्स, और रशिया के पास और चाइना के पास अपना एयर स्पेस है, क्या उनके सपोर्ट के बिना मिसाइलें जा रही होंगी सर? तो कहीं ना कहीं दुनिया को पता है कि दोनों के पीछे किसका सपोर्ट है, रशिया और चाइना का सपोर्ट है। लेकिन बेनिफिट दुनिया के पावरफुल लोगों को बेनिफिट हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट हो रहा है, इनका जो दामाद है कुशनर, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है सर। एक ट्वीट किया था आपने। जी सर। जिस दिन आपने ट्वीट किया उसके 6 दिन बाद सेम स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दी, बट आपने वो 6 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था, जहां पे आपने बोला था कि जो ये पीट हेक्सेथ है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, उसका मेन रोल है ईरान के साथ वॉर करने में। बिल्कुल। और फिर 6 दिन बाद ये ट्रंप भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो आपका ग्राउंड रिसर्च क्या था जिस बेसिस पे आपने बोला था? सर एक्चुअली क्या है, जब वेनेजुएला को कैप्चर किया तभी हमें पता चल गया था कि ईरान के ऊपर हमला करेगा। ओके। ईरान के ऊपर हमला करेगा, लेकिन एक्चुअल उस टाइम रिपोर्ट एफबीआई की जो रिपोर्ट गई थी, एफबीआई ने बोला कि अभी आप अटैक मत करो। एफबीआई नहीं चाहता था इस अटैक को करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को कंटिन्यू पुश किया पीस हैशटैग ने कि मुझे अटैक करना है, ये सही टाइम है। एफबीआई ने क्यों बोला होगा नहीं करने को? क्योंकि एफबीआई को इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी एफबीआई के पास है इस टाइम, अमेरिका के पास। हाँ जी। एफबीआई की, चाहे सीआईए एक्सटर्नल देख रही है, लेकिन एफबीआई को पहले से मालूम कि अगर ये वॉर आगे जाएगा तो डेफिनेटली इस वॉर का असर उनके लोगों के ऊपर भी आएगा। ठीक है। तो क्योंकि एफबीआई को भी पता है कि कहीं ना कहीं इस वॉर के सपोर्ट में रशिया भी आएगी, इस वॉर के सपोर्ट में चाइना भी आएगा, ये वॉर लंबा जाएगा। तो अपने देश के लिए, अपने देश की नागरिक के लिए एक एजेंसी ने बोला कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए, अभी रुको मत अभी। लेकिन पीट हैशटैग के कनेक्शन MI6 के साथ, MI6 इसको कंट्रोल करती है शुरू से ही, ब्रिटेन इसको कंट्रोल करती है शुरू से ही, पीट हैशटैग को। और अगर आप इनके कनेक्शन देखो, या आप डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के कुशनर के कनेक्शन देखो, तो मार्टिन जो आर्म्स कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, इस कंपनी के साथ इसके कनेक्शन सर, जब सऊदी के अंदर डील हुई थी तो इसने ही नेगोशिएट किया था। और सऊदी के जो बड़े बड़े ऑयल कंपनीज हैं तो भी कुशनर के कॉन्टैक्ट उनके साथ। तो वॉर से सबसे बेनिफिट इनको हो रहा है, वॉर से बेनिफिट सिर्फ इन लोगों को हो रहा है जो ट्रंप के नजदीक के लोग हों। ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वॉर हो। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सर वो एक पॉलिटिकल आदमी है, एक बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिकल आदमी है, उसको नहीं पता वॉर में क्या होगा एक्चुअल में। अगर आप किसी पॉलिटिकल आदमी से पूछो कि यार ग्राउंड पर क्या होगा, लेकिन जो आसपास के सलाहकार है ना सर, वो आपको बताएंगे कि वॉर में क्या होगा, हम कितने टाइम में जीतेंगे। क्योंकि ट्रंप ने तो कभी वॉर लड़ा नहीं खुद, लेकिन पीस हैशटैग ऑलरेडी एक सोल्जर रह चुका है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो, उसको पता है कि इस वॉर का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो ये हमें पहले से पता था सर, पहले से ही इनपुट थी कि ये वॉर 100% यूएस के साथ, यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और ये हमें पहले से पता था कि जो पुश कर रहा है शुरू से, वो पीस हैशटैग कर रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा नाम नहीं खोला अभी। क्यों नहीं खोला? क्योंकि वो उनका दामाद है सर। जितना हाथ इसमें पीट हैशटैग का है, उतना ही हाथ उनके दामाद का भी है सर, कुशनर का भी, इस वॉर को कराने में। न्यूज में तो कुछ और ही आता है बस। अब सर देखो, अब न्यूज में आएगा, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ सर, 700 करोड़ की जनसंख्या दुनिया के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि पीस हैशटैग से हमारी कोई दुश्मनी हो सर। जो हमारे को एक इनपुट है कि यार ये वॉर ये करा रहा है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया को लग रहा होगा यार डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पीट हैशटैग का नाम मीडिया के सामने बोलना चाहते थे। हुआ क्या होगा, एक सिनेरियो हम बताते हैं। हम भी क्या होता है, हमेशा डीप ब्रीफिंग के अंदर हम भी आपस के अंदर कहते हैं यार ये कैसा हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे बोल दिया एक देश के प्रेसिडेंट ने, जबकि पीट हैशटैग तो आज भी उन्हीं के साथ है। होता गया है सर कि जैसे मैंने आपसे बोला कि एक पॉलिटिकल पर्सन को, जो भी उसके सलाहकार, जो भी उसके क्या कहते हैं देश के
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जो भी नेवल चीफ ने बोला कि सर ये होगा, तो आदमी क्वेश्चन बोलेगा, तुम तो कह रहे थे भाई इतनी दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो फिर एक एफबीआई का डायरेक्टर उनको बोला सर कि एफबीआई का डायरेक्टर बोला सर हमने आपको पहले भी बोला था कि इस वॉर को थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन सर ने कहा तो हमें करना पड़ा। तो एक आदमी के दिमाग में होता है ना थोड़ी देर पहले कि उसको बोला है कि यार पीस टच तक तो नहीं, निकल गया ट्रम्प वो उसके मुंह से निकल गया। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प पूरी दुनिया को ये कहना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली निकल गया। तो ट्रम्प का प्रॉब्लम क्या है ना कि उन्होंने वॉर तो रोक नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूजन भी बढ़ा रहे हैं। कंफ्यूजन अपने स्टेटमेंट से बढ़ाते हैं। वो पहले एक बार बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग विद ईरान, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं, हमने 50,000 सोल्जर से ईरान को घेर लिया। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, वो न्यूक्लियर बना रहा है तो हम उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। फिर बोलते हैं नहीं, हमने उनका न्यूक्लियर तो खत्म कर दिया, अब ऑयल पर। ठीक है, अब ऑयल उन्होंने बोला। दूसरा बोले नहीं, हमको रिजीम चेंज करना है। कल बोला रिजीम चेंज नहीं करना है, क्योंकि मार तो दिया, रिजीम तो चेंज हो ही गया। सो ये जो कंफ्यूजन है ना कि घोड़ा चतुर, भाई एक तो बोल। तो ये उनकी क्वालिटी है कि कंफ्यूज कर लेते हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा और वो बस बोल देते हैं, फिर बाद में सब उसमें से मीनिंग ढूंढते हैं। सर क्या होता है, एजेंसी के अंदर एक चीज सिखाया जाता है हमेशा, बॉडी लैंग्वेज को पहचानना। हाँ। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ट्रम्प कोई एजेंट नहीं है सर। हाँ। जैसे हम पुतिन सर के उसमें और ट्रम्प के उसमें आए तो धरती आसमान का फर्क है। आपने ट्रम्प को ट्रम्प बोला, पुतिन को पुतिन सर बोला, ये क्या है? नहीं सर देखो, पुतिन सर को इसलिए बोला, आप मुझे दुनिया का ऐसा कोई इंसिडेंट बता दो जहां व्लादिमीर पुतिन ने मानवता के अगेंस्ट काम किया हो। सर आज 3.5 साल पूरा नाटो अटैक करेगा आप पे। नहीं सर, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, आज तक बता दो कि व्लादिमीर पुतिन ने कोई ऐसा काम किया हो जो मानवता को शर्मनाक करे। आज ये वॉर 3.5 साल हो चुका है। 3.5 साल के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन को पता है कि पूरा नाटो उसके अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है, तब भी वो वॉर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया के पास न्यूक्लियर हथियारों की कमी है सर, है ना? लेकिन क्या रशिया ने किसी न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दी? मैं आपको ये बताऊं, शायद मैं आज यहाँ आया हूं, वॉर से उनके अटैक से इनोसेंट लोग भी तो मर रहे हैं ना। लेकिन डोनाल्ड तो मानवता का तो किया है ना पुतिन ने, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। नहीं सर, अगर आप वापस यूक्रेन की हिस्ट्री में जाओ सर, आप यूक्रेन की ग्राउंड हिस्ट्री पर जाओ। अगर यूक्रेन की ग्राउंड हिस्ट्री पर जाओगे तो यूक्रेन के अंदर जितने लोग मरे हैं ना सर, जितने लोग मरे हैं उसमें से आधे से ज्यादा खुद यूक्रेन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी ने मारे हैं। या आप ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो सर। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश आर्मी और यूक्रेन आर्मी ने अपने ही लोगों को मारा, और नाम किसका लगाया? रशिया का नाम लगाया। आपको पता है कि जब यूक्रेन के अंदर वोटिंग हुई थी तो 98% लोगों ने वोट दिया था सर व्लादिमीर पुतिन के साथ कि हमें इनके साथ जाना है। आपको पता है यूक्रेन के अंदर क्या किया? यूक्रेन के अंदर रशियन भाषा में बैन लगा दी कि जो रशियन भाषा बोलेगा उसको शूट आउट कर दो करके। अगर कभी यूएसएसआर जब अलग हुआ तो रशिया एक अलग हुआ, तो कभी भी पड़ोसी देश क्या होते हैं, भाषा एक होते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमारे आप जेएन के बॉर्डर में चले जाओ, आप जैसलमेर में चले जाओ, तो क्या होगा, जो उधर की साइड में जो रह रहे हैं उनकी और बॉर्डर के लोगों की भाषा एक मिलेगी, एक ही होगी। लेकिन यूक्रेन ने ये बोला कि अगर जो रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं इनको शूट आउट करो सर। तो इसके लिए ग्राउंड पर लोगों को जाना पड़ेगा। ग्राउंड पर आप मीडिया के ऊपर मत जाओ। आप लोग मीडिया को देखते हैं कि मीडिया ने क्या बोला करके। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप यूक्रेन के अंदर जाके बोलो सर, आप यूक्रेन के नागरिकों से पूछो। आप किसी एक आदमी को बोल दो कि जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कोई भी एक स्टेटमेंट दे रहा है सर, आप मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दो। इसलिए पुतिन सर हैं सर नहीं ठीक है, चलिए अपना एक एजेंट भी रहे हो। दूसरी चीज सर देखो, मैं एक चीज फर्क, एज एक एजेंट में और फर्क देखो सर, व्लादिमीर पुतिन एक एजेंट रह चुके हैं, तो आपका तो एक देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह आप डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बोलो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत इजी होगा। कुछ चीजें बताइए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी ब्लफ कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। इनका एक इंटरव्यू चल रहा था डोनाल्ड ट्रम्प का। उस इंटरव्यू में, आप उस इंटरव्यू को लगा के सुना ना लोगों को, उस इंटरव्यू के अंदर मीडिया ने उनसे ये पूछा डोनाल्ड ट्रम्प से कि आपको पता है, बोला आपके मिसाइल के अटैक से 65 बच्चों की जान गई है। ईरान के ऊपर एक मिसाइल अटैक हुआ था। अगर आप उस बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखो तो जैसे ये बात बोली है, जब ये मीडिया क्वेश्चन कर रही है ना, उनके पीछे पीट हेगसेक को देखना आप। जैसे ही मीडिया ने क्वेश्चन किया, पीट हेगसेक की बॉडी लैंग्वेज को देखना। कभी भी क्या होता है, आपको पीट हेगसेक की बॉडी लैंग्वेज वहां चेंज दिख जाएगी। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही है कि इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब कोई चोर होता है तो उस चोर के मतलब कहते हैं कि यार तेरे घर पर चोरी हुई है, अगर किसी ने चोरी की हुई तो डर जाता है। तो पीट हेगसेक की बॉडी लैंग्वेज उस सेकंड के लिए चेक करना, इस क्षण के लिए, उससे पहले चेक करना कि पीट हेगसेक का रिएक्शन क्या होता है मीडिया के क्वेश्चन पूछते ही। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ मीडिया का, तो डोनाल्ड ट्रम्प एकदम से शॉक हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्वेश्चन पूछा पीट हेगसेक को कि ये क्या कह रहे हैं।
तो पीट हैशटैग ने क्या बोला कि सर हमारी जांच चल रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि पीट हैशटैग या डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने क्या अमेरिका को गुमराह किया कि ये 65 बच्चों की हत्या हमने नहीं करी है, ये ईरान ने खुद करी है। अब आप समझ रहे हैं, वो न्यूज हमारे को नहीं दिखाई देती कि वेस्ट में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी चीज का क्वेश्चन किया उससे। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी सर। आपकी सबसे वर्ल्ड मीडिया को कौन मैनेज करता है कि पूरी वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड की मीडिया में कौन सा नैरेटिव जाना है, इसको मेजरली कौन मैनेज करता है? कोई एजेंसी मैनेज करती है, किसी देश की एजेंसी मैनेज करती है कि भाई यही न्यूज़ चलनी है, या ये नैरेटिव चलना है कि भाई ईरान जीत रहा है? क्योंकि पहले जब आया तो जो आपने बोला कि लोगों को क्या नोशन था कि 24 घंटे में वॉर खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो इजराइल जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है, ये शुरू में आया 1-2-4 दिन, फिर उसके बाद सडनली बंद हो गया कि नहीं ईरान जीत रहा है, ईरान ने तो नाक में दम कर रखा है। तो ये यही रियलिटी है या ये मैनेज की जाती है ये नैरेटिव? सर देखो, दुनिया के अंदर दो ही तरह के लोग हैं सर। हाँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एक वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में कोई सीमाएं नहीं लगती। बात समझ रहे हैं? एक आप और हम जैसे लोग हैं। तीसरी कैटेगरी दुनिया में है ही नहीं। ये जात धर्म को छोड़ दो पल भर के लिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो वर्ल्ड समझ में आ जाएगा आपको पूरा। एक वो लोग हैं जिनके लिए कोई भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका कुछ नहीं है। उनके लिए पूरी दुनिया एक ही है। पूरी दुनिया कैसे चलेगी उनके हिसाब से चलेगी। कौन है ये लोग? मेरी बात, दुनिया के पावरफुल लोग जो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं। हाँ, और एक आप और हम हो गए जिनके लिए बॉर्डर्स लगते हैं सर, कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, जो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं कि कैसे वॉर होना है, दुनिया की मीडिया कैसे चलनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, आधे लोग ईरान के गुणगान गा रहे होंगे, कई तो 3D में वो चल रहे होंगे, क्या बोलते हैं, कार्टून चल रहे होंगे। क्या इतना पैसा कौन दे रहा है किसी को? आप एक पल के लिए, क्या मेरे पास तो टाइम नहीं है सर, मेरे को तो अपनी पोस्ट डालने के लिए भी टाइम नहीं हो पाता यार, कैप्शन क्या लिखा उसमें भी टाइम नहीं है। तो एक कुछ दुनिया के एक पूरी की पूरी लॉबी लगी हुई है कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका को ऐसा टारगेट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्टून बना दिया, व्लादिमीर पुतिन का एक कार्टून बना दिया, तो अरबों की फंडिंग है इसके लिए। मतलब दुनिया का एक वॉर ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। इससे खतरनाक वॉर है साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर है। सब इस साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर क्या होता है कि आज आप मुझे ये बताओ सर, क्या हिंदुस्तान इस वॉर में है? मतलब अफेक्टेड है? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? नहीं, वॉर में है सर कुछ लोग। अच्छा। कैसे है? आप ये देखो, दुकान में खड़े हो जाओ, हाँ। आज नॉर्मल पब्लिक के दुकान में खड़े हो जाओ, आप ईरान के अगेंस्ट कुछ बोल दो, आपको कुछ मारने आ जाएंगे। कुछ अमेरिका के अगेंस्ट, ना तो अमेरिका हमें खाना दे रहा, ना ईरान हमें खाना दे रहा है, लेकिन आप इस साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन चुके हो। उस हिसाब से समझ गए सर? क्यों हम इस वॉर में नहीं है, लेकिन आधे लोग ईरान के साथ हो गए, आधे लोग किसके साथ हो गए? अमेरिका के साथ हो गए। यानी कि आप बैठे जरूर इधर हो, लेकिन आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। सही बात है। ये भी इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। क्या होता है दुनिया के अंदर, जो आपने अभी बोला मैनेज, कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है, इस पर भी मैं कोरोना के ऊपर भी आऊंगा। शायद आप या दुनिया लोग रिसर्च कर दें कि जब भी कोरोना होने वाला था, दुनिया की सारी मीडिया को एक जगह बुलाया गया था और पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया था कि क्या लिखना है। शायद जो भी मीडिया वाले इसमें देख रहे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन, उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। आप समझ रहे हैं सर कि दुनिया की मीडिया को बुलाया गया था, दुनिया वर्ल्ड के मीडिया को, कि दुनिया में क्या न्यूज चलानी है। किसने बुलाया था? दुनिया में कोई ना कोई है जिसने पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाया। और किस जगह पर बुलाया तो वो भी लोगों को पता होगा, जो नेशनल टेलीविजन की बात कर रहा हूं मैं, लोकल नहीं सर। तो अभी बताइए नहीं, आप बता सकते हैं? दुनिया, मतलब कोरोना कहां से आया है सर? चाइना से बोलते हैं? नहीं सर, चाइना का ब्लेम किया गया। कोरोना को बनाने वाला ही यूएस था सर। कोरोना को आज भी आप कोरोना को बनाने वाला यूएस था। यूएस, बट वुहान वायरस बोलते हैं, वुहान के लैब में बना दो, आया चाइना से था, बनाने वाला यूएस था। यूएस, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा स्टेटमेंट देखो तो जब ये कोरोना आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बोला उस टाइम कि भाई ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, चीजें नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, चीजें नहीं है, ये नॉर्मली सही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मीम बनाए गए, डोनाल्ड ट्रंप की वही बातें दुनिया को दिखाई गई जिससे लोग हंसते हैं। मेरी बात समझे? काट काट के दिखाई गई डोनाल्ड ट्रंप की बातें। दूसरा क्या है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर आया। फार्मा इंडस्ट्री, अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल में से एक है सर। जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैक्सीन को अप्रूव किया। अगर आज आप जो क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, इनके बारे में डिटेल लगाना कहीं ना कहीं ये भी उस टाइम थी। आज दुनिया बोलती है कि यार इस कोरोना से बच्चों को अटैक पड़ा, बूढ़ों को अटैक किया, शायद किसी देश ने तो मुआवजा भी रख दिया शायद,
मुझे नहीं मालूम कि जो भी वैक्सीन के बाद जो उसका जो side मरे, effect हो रहा है। लेकिन इफेक्ट तो उस टाइम भी चल रहे थे, लेकिन दुनिया को उस टाइम क्यों नहीं बताया गया सर? क्यों अमेरिका के पावरफुल लोगों ने इस पूरी दुनिया की मीडिया को ये बोला कि सिर्फ जो एक ही नैरेटिव सेट रहेगा पूरी दुनिया में, मेरी बात समझ रहे, कि एक ही तरह की न्यूज पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जाएगा। तो सेम मैं आज भी वही आपको बता रहा हूं कि वॉर, एक तरफ वॉर ग्राउंड पर चलती है, दूसरी तरफ क्या होता है, जब भी वॉर चलता है तो एक साइकोलॉजिकल वॉर होता है जो हर देश क्या करता है, अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट करता है। इसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया खरीदी जाती है, बड़ी बड़ी। एक क्वेश्चन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी मीडिया चैनल है आज के टाइम में, दुनिया की कोई भी मीडिया चैनल, सर मीडिया चैनल आपको क्या लगता है कि व्यूज से पैसा कमा रहे होंगे? सर नहीं, कहीं ना सर व्यूज से पैसा कमा, इतनी बड़ी दुनिया की इतनी बड़ी मीडिया चैनल व्यूज से तो पैसा नहीं कमा रहे होंगे, तो पैसा कहां से कमा रहे हैं सर? कोई ना कोई तो एड्स दे रहा होगा यार। एड आपको और हमारे को क्यों नहीं दे रहा, उन्हीं को क्यों दे रहा है? क्यों सर? शायद मैं ये कह रहा हूं कि आपके व्यूज किसी मीडिया चैनल से 100 गुने ज्यादा होंगे, ठीक है सर, लेकिन आप मीडिया चैनल देख लो, तो एक नैरेटिव सेट करना वॉर का, आपने तो गरीब बोल दिया एक तरीके से, तो मीडिया चैनल देख लो और आपको देख लो तो सही मैं, अरे आप उठा के देख लो ना। आज एक काम करना भाई, किसी बिना उठाए भी देखोगे तो गरीब ही रहेंगे। किसी भी मीडिया चैनल का आप उठा के देख लो, सुबह 12 घंटे की न्यूज देख लो, कितने लोगों ने देखा चीज है। दूसरा क्या है सर कि कभी भी एक मैं छोटा सा आपको साइकोलॉजिकल वॉर बताऊंगा। अमेरिका हमेशा ये दिखाएगा कि अमेरिका वॉर जीत रहा है। ये क्यों? ईरान ये दिखाएगा ईरान वॉर जीत रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? दुनिया में आप हारने वाले के साथ खड़े होंगे? नहीं। चलो मुझे ये बताओ, दो आदमी युद्ध लड़ रहे हो, ये दुनिया का दस्तूर है सर। आदमी हारने वाले के साथ कभी खड़ा नहीं होता। कभी भी कोई नेता भी जीत रहा हो ना, तो लोग कहते हैं साला आप तो जीत ही रहा है, कहीं हमारे से बुराई ना ले ले, उसी नेता की साइड चले जाते हैं। तो दुनिया का वॉर का ये माइंडसेट दिखाया जाता है कि वो वॉर जीत रहा है हमेशा, ताकि दुनिया उसके सपोर्ट में आए। हारने वाले के सपोर्ट में कभी नहीं आता। दूसरा क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, मतलब भ्रम फैलाया जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आएगी ही नहीं आप। और इसके बाद एक अगला इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको सही और गलत में फायदा ही नहीं होगा। मतलब आप एक ही इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, लेकिन एक ही इन्फॉर्मेशन के 1000 तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसका नाम रोहित है, नहीं इसका नाम अजय है, इसका नाम रमन है, और आप कहोगे क्या, आप सही इन्फॉर्मेशन को पता ही नहीं लगा पाओगे। ये भी वॉर का हिस्सा है। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही नहीं है सही, आप ही उसको शेयर करते हो। हमारे पास कोई भी एक चीज आ जाता है, सही बात है, तो हम कहते हैं अरे ये सही, हम ही उसको शेयर करते हैं। ये सब वॉर का हिस्सा है सर। इसके लिए अरबों की फंडिंग होती है। कौन करता है? जो वॉर लड़ रहा है, जिनको बेनिफिट्स है, जो चाह रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स डीलर, दुनिया में जो पूरे का पूरा आर्म्स बेच रहे हैं, वो फंडिंग करते हैं। मेनली अमेरिका, ब्रिटेन, जरूरी नहीं अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी, ठीक है सर। अच्छा एक बार बताओ मुझे, आप कभी दुनिया ब्रिटेन का नाम ही नहीं लेती, MI6 का नाम ही नहीं लेती, ऐसा क्यों सर? जिन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, वो अंग्रेज इतने शांत हो गए सर? मतलब अमेरिका, MI6 का नाम ही नहीं आता। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये 1945 से 200 साल पहले सब MI6, चलो बाद में राइज हुआ शायद 1909 के अंदर या 13 में बना, उससे पहले तो तब भी अंग्रेजी थे ना सर। आज भी MI6 है, लेकिन MI6 हमसे बैकफुट के अंदर क्यों? अभी ईरान ने डिस्क्लोज किया ना सर, ईरान ने डिस्क्लोज किया कि साइप्रस से जॉइंट ऑपरेशन कर रही है CIA और ये अपने MI6 दोनों जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे साइप्रस से। साइप्रस पर उसने कभी मिसाइल अटैक किया? अब MI6 तो इस ऑपरेशन का हिस्सा ही नहीं है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कि भाई, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको हमसे मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपको मदद की जरूरत नहीं है तो आपकी MI6 क्यों ऑपरेशन कर रही है भाई साइप्रस से? आप दुनिया को क्यों गुमराह कर रहे हो? एक तरफ फ्रांस बोलता है कि हम इस युद्ध में मदद नहीं करेंगे, तो क्यों अपने आप वॉरशिप भेज रहे हो? सिर्फ दुनिया को गुमराह, क्योंकि उस वॉरशिप की कोई इमेज नहीं आ रही, चीजें नहीं आ रही। तो दुनिया को सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जाता है सर। ट्रंप ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो वॉरशिप नहीं भेज रहा है मैक्रॉन। अच्छा। और उसने मैक्रॉन को पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया कि भाई उसकी वाइफ से वो बहुत परेशान है और उसके जबड़े में दर्द है। तो मतलब उसने बोला। तो ये एक हेड ऑफ स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा एक पर्सनल रिमार्क अगर करे, बनाया जाता है, ये सिर्फ दिखाया जाता है। नहीं, बट वो बोल रहा है मैक्रॉन को, क्यों बोल रहा है वो कि भाई वो तेरे को पत्नी मारती है तेरी? उसने सर फ्रांस के राष्ट्रपति को अमेरिका का राष्ट्रपति बोले तेरी पत्नी तेरे को मारती है। देखो सर, एक चीज मेरे को बताओ, होता क्या है कि आप कभी भी, मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज बताता हूँ सर, ध्यान से। हम लोग वो क्यों बोला उसने, मैं उस साइकी समझ रहा हूं। हम एक पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। हमने किसी भी एक हीरो को देख लिया, हमने एक हीरो को किसमें देख लिया? एक्शन रूप में हम पक गए उसको एक्शन रूप में देखकर, ठीक है, देख गए। मुझे नहीं देखना भाई इस हीरो को एक्शन रूप में, मैं पक गया। जब भी देखता हूं उसको एक्शन ही देखता हूं। वो हीरो एकदम से कॉमेडी में आ जाता है और हम कहते हैं यार थोड़ा सा
कॉमेडी को। आप डोनाल्ड ट्रंप को एक ही रूप में देखेंगे, एक ही रूप में आप भी देखना बंद कर देंगे। आदमी को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की ओर खींचना है, चीजें लेके आना है, आपके माइंड को उस चीज से नहीं हटने देना सर। मेरी बात समझ लो, आप देखो, पहले एक चीज बोलेंगे कि भाई, एक चीज बोलेंगे पहले एक एग्जांपल के लिए, कि एक उदाहरण के लिए कि यार एप्स्टीन फाइल में जो अपना एप्स्टीन था, इसने आत्महत्या करी, पूरी दुनिया आत्महत्या, लेकिन उसको नई चीज कैसे दे दो? एक डॉक्टर आती है और पीएम रिपोर्ट बोलती है, वही कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले की न्यूज आप देखना, बोली नहीं एप्स्टीन की तो बोला कि जेफरी एप्स्टीन की तो आत्महत्या हुई नहीं थी, जब उसके हमने मर्डर हुआ था उसके 6 आइडिया। अरे मैडम, तुझे 2019 से 2026 लग गए बताने में? नहीं, तू इसलिए बता रही है क्योंकि लोगों का ध्यान एप्स्टीन से हटना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि एप्स्टीन को लोग, जेफरी एप्स्टीन से लोगों ने देख के पक गए कि हटाओ यार जेफरी एप्स्टीन, लेकिन मैडम ने एक नया खुलासा कर दिया। क्या यह खुलासा बिना ट्रंप की परमिशन के हुआ होगा सर? ताकि आप उस मुद्दे से ना हटो, कैसे भी उस मुद्दे पर बने रहो बस। तो एप्स्टीन पे हम लोग आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप अपने स्पीच में या अपनी रैंडमनेस में वो वैरायटी इसलिए लाते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट बने रहे, न्यूज में बस बने रहे, दुनिया उनको और हमने देखते बोल रहे। भी दिया कि बस। भाई उसने मैक्रोन को बोला ऐसा, तो वही वो चाहते हैं कि वो उनको डिस्कशन। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम भी डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर वो नहीं बात करते तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे थे यहाँ पर। नहीं करते हैं। दुनिया के अंदर एक कहावत है ना सर, एक कहावत है कि लाइफ के अंदर सीधा आदमी किसी को नहीं चाहिए। आप दुनिया में सीधे आदमी देख लो सर, जो सीधे लोग हैं उन्हें आदमी की कौन चाहिए? टेढ़े मेढ़े जिनकी लाइफ ऐसी रही हो, उनकी लाइफ सुनने में सबको इंटरेस्ट है। वो सीधे आदमी को हटा देते हैं लोग, सीधे आदमी को हटा देते हैं। सीधी लकड़ी पहले काटी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया फर्नीचर बनता है उससे नहीं। वो बात बीच में आती रहेगी कि कोविड से पहले पूरी वर्ल्ड मीडिया को एक जगह बुलाया गया था, तो क्या वो अमेरिका में बुलाया गया था? सर देखो, यूएस और वो नैरेटिव, कोविड के अगेंस्ट जो नैरेटिव है या कोविड से जुड़ा हुआ जो भ्रम फैलाना है, वो क्या अमेरिका ने फैलाया था जिससे उनकी फार्मा इंडस्ट्री को फायदा? साथ में अमेरिका, साथ में MI6 भी। अच्छा, MI6 को आप कभी पीछे मत छोड़ो सर, MI6 को तो लगातार जोड़ो। MI6 हमेशा, और विलेन बना चाइना, बिल्कुल चाइना बना। दूसरी चीज क्या सर, कि न्यूज में ये नहीं दिखाना कि किसी को अटैक पड़ रहा है। मेरी बात समझ लो, क्योंकि दुनिया की मीडिया एक ही नैरेटिव में चलेगी। समझ लो, पूरे वर्ल्ड की मीडिया एक ही नैरेटिव के अंदर चलेगी कि हाँ ठीक है, ये वैक्सीन ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड की सच्चाई अगर एक मीडिया दिखाने लग जाएगी, मेरी बात समझ लो, नैरेटिव एक ही होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। इसके लिए दुनिया की मीडिया को बुलाया गया था सर। भयंकर पैसे दिए गए होंगे। अरे सर, आप सोचो यार, किसी का मौत का सौदा, जब दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, उनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा सर, तो पैसे दिए होंगे ना सर। तो फार्मा इंडस्ट्री से कितना पैसा कमाया सर? ये सब छोड़ दो, शायद मैं तो ये कहता हूं, ये सब छोड़ो कि इस हिंदुस्तान में, हमारे देश में 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैनिटाइजर उसके बाद ही यूज किया सर। उससे पहले किसने सैनिटाइजर देख लिया था यार सर? 70 नहीं, मेरे को तो 99% लोग। अब उसका बिजनेस हुआ सैनिटाइजर का। कितने लोग हैं सर जिन्होंने, मैं कह रहा हूं, उससे पहले तो मास्क ही नहीं देखे सर, कि वही मास्क लगा लेते, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बीमार है क्या? बीमार है क्या? आप समझ रहे हैं आप लोगों का? तो इज द बिजनेस सर, दुनिया में बिजनेस है, बिजनेस चलना चाहिए कैसे भी। तो वॉर हो या बीमारी हो, दोनों बढ़िया धंधा है। दोनों बढ़िया धंधा दुनिया में सर। आज मैंने कहा डर सबसे बड़ा बिजनेस। डर दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है। डर खत्म नहीं होना चाहिए। आज आप हॉस्पिटल चले, अच्छा आप सर मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, हर आदमी सब्जी, आलू बोल दो ना 20 रुपए किलो, बोले भैया जितना महंगा दे रहे हो आप, 10 रुपए कर दो। सर डॉक्टर के वहां किसी ने, कौन बोलता है सर कर दो करके? सर अपना घर बेच के भी कह देगा सही कर दो। मेरी बात समझो, कि डर है सर, डर खत्म नहीं हो। डर के लिए आप अपना सब कुछ दे दोगे। मेरी बात समझ रहे हो सर? तो दुनिया में सबसे बड़ा धंधा डर है, वो कैसे भी कर लो सर। आपकी एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें आपने क्लेम किया था कि दुनिया में जो भी वॉर होती है उसके पीछे ये 4 औरतें हैं, 4 women। जी सर। कौन है वो 4 औरतें? सर देखो, मैंने बोला कि इस पर हम थोड़ा सा इसलिए पीछे की तरफ आएंगे हल्का सा, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हिटलर के मरने के बाद दुनिया में नाजीवाद खत्म हो गया। सबसे पहले सर, लोगों को है क्या नाजीवाद? मैं भी बचपन से पढ़ता आया सर, मैंने स्कूल में पढ़ा बचपन में कि नाजीवाद फांसीवाद, लेकिन मैं समझ में नहीं आ पाया मुझे। ठीक है, कि मैंने इस लेसन पढ़े, शायद सोशल SSD में लेसन पढ़े होंगे मैंने, तो मैं एक पढ़ के आ गया कि, लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि नाजीवाद क्या है, तो मैं ये जरूर बताऊं, हिटलर ने नाजीवाद चलाया था, लेकिन एक्चुअल में नाजीवाद क्या है नहीं पता। और आज भी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको सच में नाजीवाद का मतलब पता होगा सर, कि हम इतनी नफरत क्यों करते हैं। आप हिटलर, नाजीवाद मतलब दुनिया में वही श्रेष्ठ है सर, जीने का अधिकार सिर्फ उसी को है, दुनिया में वही जिंदा रहेगा, जो नाजीवाद को फॉलो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। एक चीज और, हम हिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं सर कि यहूदियों को मारा हिटलर ने। मैं नहीं बोलता नहीं मारा, मैं भी बोलता हूं मारा। यहूदियों को मारा, गैस के चैम्बर में मारा। कितने यहूदियों को मारा सर हिटलर ने? लाखों लोगों को मारा। 60 लाख, 60 लाख यहूदियों को मारा। ऊपर नीचे कुछ होंगे जो हिटलर ने मारा। हमने यही सुना है ना सर
हमने ये इसलिए सुना है क्योंकि हमें हिस्ट्री यही पढ़ाई गई है, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि 2.7 करोड़ रशियंस को भी मारा। आप ये क्यों नहीं बोलते कि रशियंस को भी मारा, आप सिर्फ यहूदियों के ऊपर ही आते हो सर। 2.7 करोड़ रशियंस को भी मारा सर हिटलर ने, लेकिन हम हमेशा बात यहूदियों की करते हैं, हम कभी रशियन की बात ही नहीं करते सर। अच्छा, 1945 के बाद हिटलर की करोड़ों की सेना थी सर, 2 करोड़ की सेना लगभग हिटलर की। और हिटलर के मरने के बाद वो नाजीवाद कहाँ गए सारे के सारे सर? कहाँ है वो नाजीवाद? चलो वो मर गए, वो उनकी उम्र हो गई 1945 के बाद, उम्र के उनके बच्चे, उनके चाचा ताऊ, कुछ ना कुछ, जैसे हम भी हैं तो मेरे भी तो ग्रैंडफादर रहे होंगे सर, मेरे भी कुछ लोग पिताजी तो करते हैं अभी सपोर्ट, सीक्रेटली करते हैं, ओपनली नहीं तो करते। ये जो 4 औरतें बोली ना सर, हाँ। मैंने यही कारण है अच्छा, इनकी यही वो हिस्ट्री 4 चेक है। करना। अगर आप ब्लेज मैथ्रीवेली के ऊपर आते हैं, तो 4 औरतों में से एक ब्लेज मैथ्रीवेली, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सारी दुनिया को जर्मन है औरत। सर इनकी छोटी सी, आज ये दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक MI6 की चीफ है इनकी फोटो नहीं देखी हमने कभी। सर। इनकी 2 ही फोटो आज तक दुनिया में, हाँ। 2 ही फोटो है। एक फोटो अभी इन्होंने रिलीज करी है विदिन 2 महीने पहले। इससे पहले दुनिया में आज तक किसी भी सीक्रेट एजेंसी के पास इनकी फोटो ही नहीं थी, जबकि ये MI6 की क्यू भी रही है, अब तो सी है लेकिन क्यू भी रही है। व्हाट इज मतलब QNC? इस टाइम MI6 की चीफ है, जो उनकी साइबर यूनिट होती है। हाँ। जो दुनिया, ये साइबर में महारत हासिल है दुनिया के अंदर कि कैसे साइबर, समझ गए आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, XY, साइबर से उसकी एक चीफ रही है। मतलब आज पूरी MI6 की तो चीफ आपने है। बोला QNC। पहले साइबर की चीफ थी, हाँ। अब पूरी MI6 की चीफ है ना सर। ओके। तो आप मुझे एक चीज बताओ सर, किसी भी जॉब के अंदर चीफ बनने के लिए कितनी उम्र होती है सर आमतौर पर? जैसे आज कोई भी रिटायर हो, सपोज करो कोई स्टेट का DGP बन रहा हो, तो मैं कहता हूँ 58 उम्र में वो DGP बनेगा, 60 तक रिटायर हो जाएगा। या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा देश का कोई, तो 58 में बनेगा सर, 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। या हमारे RNW के भी कोई चीफ बनेंगे सर, MI के भी चीफ बनेंगे, IB के भी कोई बनेंगे, NI के भी कोई बनेंगे, तो यही हो सके सर 55-56 साल की उम्र में यही तो होंगे। करेक्ट। तो ब्रिटेन में ब्रिटेन के 105 साल की हिस्ट्री में ऐसा क्यों कि 48 साल की ब्लेज मैथ्रीवेली को चीफ बना दिया सर? 48 ईयर, इस टाइम शायद हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हो तो 48 ईयर उम्र है उनकी, और काफी टाइम से, जबकि काफी, मतलब 48 साल की एक चीफ बनी MI6। अब आते हैं इनके ग्रैंडफादर के ऊपर। इनके ग्रैंडफादर एक टाइम रशिया के लिए काम करते थे, रशियन के लिए काम करते थे, लेकिन जब वो रशियन के लिए काम करने लगे तो वो अगेंस्ट हो गए रशिया के और नाजीवाद में चले गए, हिटलर के लिए काम करने लग गए। और इनको पता है, इन्होंने अपनी एक खुद की यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम था द बॉचर ग्रुप। मतलब इनके दादा को नाम ही कसाई, द बॉचर नाम रखा है इनके दादा का, पता है इनके दादा का। और इनके दादा ने हजारों रशियन यहूदियों को मरवाया, बात समझ रहे? और जब हिटलर के मरने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, और ब्लेज मैथ्रीवेली उन्हीं की पोती है। ब्लेज मैथ्रीवेली, फिर इनकी मदर ने शायद दूसरी शादी करी थी, तो ब्लेज मैथ्रीवेली, उनके मैथ्रीवेली कास्ट मिला। अब एक क्वेश्चन सर, एक बहुत क्वेश्चन सुनना, दुनिया के अंदर क्या है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने नाजीवाद को खत्म नहीं होने दिया? मेरी बात समझ रहे? जैसे मैंने ब्लेज मैथ्रीवेली एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, काजा कालस हो गए, जो 4 फीमेल की हिस्ट्री पूरी इस वीडियो में देख लेंगे लोग। तो एक बार पहले नाम बता दीजिए, 4 लोग कौन है? एक अपने यूरोपियन यूनियन की सिस्टम अध्यक्ष है सर, इनके नाम बहुत दवाइयों जैसे होते हैं, मुझे बहुत ही मुश्किल है। तो एक EU की अध्यक्ष है, एक आपने बोला MI6 की, एक काजा कालस हो गई, अभी बहुत आजकल यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर थी, आजकल इंडिया बहुत आ रही थी, ठीक है। एक यूक्रेन की इस टाइम एडवाइजर है, ओके, यूक्रेन की एडवाइजर है, तो वो भी। इन 4 वुमेन्स की हिस्ट्री जानोगे, इन सबका कनेक्शन कहां से मिलेगा आपको? जर्मनी के बैकग्राउंड के साथ। लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को पावर में लेकर आया। तो आज कहानी बताता हूं छोटा सा। होता क्या, आप मेरे दुश्मन हो, यानी कि आप हो मेरे दुश्मन, यानी कि रशिया एक दुश्मन। रशिया किसका दुश्मन? आज पूरी दुनिया को पता है, नाटो का दुश्मन रशिया। एग्जांपल के लिए, रशिया को हम डायरेक्ट नहीं खत्म करेंगे, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं खत्म करूंगा, जैसे आप मेरे दुश्मन हो, मैं डायरेक्ट आपको खत्म नहीं करूंगा, प्रॉक्सी के जरिए। लेकिन नहीं, मैं क्या करूंगा पता है? प्रॉक्सी नहीं सर, प्रॉक्सी एक अलग हो गया। मैं उन लोगों को पावर में रखूंगा जो आपसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? कि मैं दुनिया में उनको ढूंढूंगा जो मरने तक आपको खत्म करना चाहेंगे। तो आज दुनिया में रशिया से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? नाजी सोच, जिनकी नाजी सोच थी, वो आज भी रशिया से नफरत करते हैं, क्योंकि रशिया ने ही नाजी खत्म करा पूरा का पूरा, ये पता है। तो उन लोगों को पावर में लेकर आना दुनिया की ब्रिटेन, MI6। और आपको शौक होगा ये जानकर, आपको पता है 2013 तक 1500 लोगों को पेंशन देता था ब्रिटेन, जो नाजीवाद से जुड़े हुए थे।
मतलब 2013 की रिपोर्ट है, 2011 या 13 की रिपोर्ट है ठीक है। कि ब्रिटेन उनको तब भी पेंशन देता था। यार जो ब्रिटेन बोलता है या जो नाटो बोलता है, जो अमेरिका बोलता है कि हम नाजीवाद से नफरत करते हैं, नाजियों से नफरत करते हैं, तो इन 1500 लोगों को पेंशन क्यों? अगर एक नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, 1960 से लेकर 1965 तक नाटो का अध्यक्ष कौन था? वो भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जर्मनी का, हिटलर का राइट हैंड था सर। थोड़े नाम बहुत टफ है तो मेरे से बोला नहीं जा रहा वो नाम। ठीक है, तो जो नाजी जर्मनी वाला जो आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी के लोग टॉप पर बैठे हुए हैं इस वक्त वर्ल्ड में। बैठाया गया है ताकि बैठाया कैसे करके रशिया को खत्म किया जा सके। हाँ। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन इनसे प्यार करता है। अगर ब्रिटेन इनसे प्यार, वर्ल्ड, तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो रशिया ही है? नहीं सर, रशिया दुनिया का दुश्मन नहीं है। रशिया दुश्मन है इन नाटो देशों का। तो ब्रिटेन और अमेरिका प्राइमरली प्राइमरी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल इनका दुश्मन सर। क्योंकि इनका दुश्मन क्यों, ये भी पूछो दुश्मन क्यों। ऐसा नहीं है कि रशिया ने इनकी कोई बकरी चुरा रखी है। पता है क्यों? क्योंकि एक छत्र राज अमेरिका का हो, कोई सुपर पावर ना बने। अब ऐसा नहीं है कि रशिया तक रुकेंगे। ऑपरेशन अनथिंकेबल का मकसद क्या है? अनथिंकेबल का मकसद है पहले रशिया को खत्म करना, रशिया के बाद चाइना को खत्म करना, कि चाइना की इकोनॉमी खत्म करना पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं और कोविड उसका एक अटेम्प्ट था सिर्फ एक धीरे धीरे जो आज चल रहा है पूरा का पूरा। तो इनका परमानेंट एक दुश्मन ये नहीं होता कि इनका दुश्मन एक खत्म हो गया तो खत्म। इनका दुश्मन चेंज होता है। इसके बाद इनका दुश्मन रशिया भी वो भी आएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण सर, अगर आप जितने भी यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आए या कोई भी आई, काजा कैलास आई, या आप जर्मनी के वो देख लीजिए, इंडिया में जो भी जिनका भी विजिट हुआ पिछले 6 महीने के अंदर, उनकी एक ही चीज थी, सबकी एक ही चीज थी कि हम आपके साथ डील करेंगे, आप रशिया के साथ डील मत करो। यार आप तो शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हो ना सर। तो ट्रम्प ने स्टार्ट भी किया था इसको। ट्रम्प ने, तो हम आप पर कैसे विश्वास करें? एक एग्जांपल के लिए, आप हमें हर चीज इसी चीज पर शर्त पर दे रहे हो कि हम रशिया से दूरियां बना लें, कि इस चीज की क्या गारंटी है कि कल आप अपने वादे में पूरा अब वो करोगे? इसी डोनाल्ड ट्रम्प ने शायद आई थिंक 2020 के अंदर इन्होंने हमें जेट के इंजन देने का वादा किया, वो कब मिले हमें सर? हमें इन्होंने हमें अपाचे हेलीकॉप्टर देने का वादा किया, कब मिले? तो 6 साल तक तो उन्होंने डिले कराया चीजें। तो सिर्फ हमसे इसलिए दोस्ती करना ताकि हम रशिया के साथ क्या करें, दूरी बना रखें। लेकिन फिर भी एक नैरेटिव अभी वर्ल्ड में पता है क्या चल रहा है कि अब लोग अमेरिका से कट रहे हैं, जिससे कि अमेरिका को एक अलग तरीके से दिखाया जाए। स्पेन बोल रहा है कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, इटली बोल रहा है हम नहीं देंगे, फ्रांस बोल रहे हैं हम अपने युद्धपोत नहीं देंगे, और बाकी सारे लोग अब ठीक है अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखा रहे हैं, सब लोग खुद तैयार हो रहे हैं और कोई भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा, अमेरिका अलग हो रहा है। तो ये सही में अलग हो रहा है या ये सिर्फ एक नैरेटिव है? सर ये हमें कौन बोल रहा है सर? अगर उसी फ्रांस से ये पूछो कि आप अमेरिका का साथ नहीं दोगे तो आपके वॉरशिप क्या कर रहे हैं अमेरिका के साथ? अभी तो वो तो बोला नहीं दे रहे हैं, बट दे रहे हैं आप। अरे सर ये साथ में ही ऑपरेशन चल रहा है इनका। ये नाटो एक ही है पूरा का पूरा, ये पूरा एक है। इस नाटो का एक ही काम है, दुनिया के ऊपर प्रेशर लेके आना। अगर इंडिया को प्रेशर देने की किसने कोशिश करी? इसी नाटो ने प्रेशर देने की कोशिश करी ना सर। ये सिर्फ दुनिया को एक दिखाया जा रहा है, चलो आज नहीं दे रहे तो स्पेस 2 मिनट में खत्म हो। अच्छा सर एक बार बताओ कि अमेरिका और ईरान की दूरी कितनी हो गई? बहुत ज्यादा दूरी है ना। तो अगर अमेरिका को अगर ईरान पर हमला करना है तो स्पेस तो इन सब लोगों का ही है, तभी तो अटैक कर रहा है। अगर ये सब लोग कह रहे हैं कि यार हम अपना स्पेस नहीं देंगे, हम अमेरिका से दूरियां कर लें, तो ये तो वॉर कल खत्म हो जाएगा सर। अमेरिका थोड़ा न्यूयॉर्क से मिसाइल भेजेगा सर। तो हर जगह अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं सर। ये सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। इनका काम है दुनिया के अंदर गुमराह करना बस सर। ईरान को पीछे से आप कह रहे थे कि सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना, तो अगर रशिया ईरान को सपोर्ट करता है तो क्या रशिया के पास एज होगा यूक्रेन को कैप्चर करने का, और वो कर रहा है क्या वॉर में? सर रशिया पावरफुल है सर, बट फिर भी अभी खबर आई है कि यूक्रेन ने उनके बड़े जो फ्यूल सेंटर्स है उस पर अटैक किया है। नहीं सर, ये यूक्रेन ने नहीं सर, सेम फिर नाटो का। अच्छा नाटो सर आप एक चीज सोचो ना सर, 32 देश एक की तरफ से लड़ रहे हैं, वहां तो रशिया अकेला लड़ रहा है ना। मुझे दूसरा देश बता दो जो रशिया को सपोर्ट कर रहा था। सर अकेला रशिया 32 नाटो देशों से लड़ रहा है। चलो उन्होंने फ्यूल टैंक के ऊपर अटैक किया, उसके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी, जकोर्जिया के ऊपर भी कंटिन्यू नाटो ने अटैक किया। तो रशिया को पता था कि ये कहीं ना कहीं जकोर्जिया को न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो इसलिए पहले सबसे पहले रशिया ने क्या किया, जकोर्जिया को अपने कंट्रोल में लिया पूरे के पूरे को। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अटैक कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर से सपोर्ट हट जाए सर। तो मैं ये बता रहा हूं कि महज 24 घंटे के अंदर रशिया पूरे यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा सर। ईरान की खुफिया एजेंसी कितनी स्ट्रांग है? सर देखो, ईरान की खुफिया एजेंसी के ऊपर हम इतना वो नहीं बोल सकते हैं कि ईरान की खुफिया एजेंसी इतनी हाईली स्ट्रांग हो, लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक में से एक एजेंसी SVR,
अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल रिव्यू पूछो तो मैं बोलूँगा कि दुनिया के अगर आप मुझे टॉप 3 एजेंसीज बोलो तो उनमें से SVR एक है। तो SVR का इस टाइम पूरा का पूरा सपोर्ट किसको है सर? ईरान को। MSS का पूरा सपोर्ट किसका है? चाइना का, ईरान को। तो ईरान को अपनी देखो, ईरान की अगर इंटरनल सिक्योरिटी अपनी इतनी ही स्ट्रांग होती तो मोहसिन फ़कीरज़ादे नहीं मरते, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उसके बाद हानिया नहीं मरते, उनके हमास के जो लीडर को मारा गया। उसके बाद इनके कासिम सुलेमानी को, जिनको एयर ड्रोन में मारा गया, तो नहीं मरते। तो इतनी हाईली इंटेलिजेंस नहीं है उनकी। तो लेकिन अभी इस टाइम दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी का उनको सपोर्ट है। तो अमेरिका के हर टारगेट उनके निशाने में है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ, ईरान ने अपने एक मिसाइल अटैक करी जो 3500 किलोमीटर तक गई। और वो मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उस मिसाइल को हमने 500 किलोमीटर पहले गिरा दिया। चलो, ईरान को भी पता था वो मिसाइल गिर जाएगी, एग्जाम्पल के लिए। ये बात रशिया, वो मिसाइल क्यों भेजी उन्होंने? वो मिसाइल भेजने का रीजन ये था सर, ईरान ने वो मिसाइल भेजी और पूरे यूरोप को ये मैसेज दे दिया कि तुम गलतफहमी में मत रहना, तुम सब मेरे टारगेट में हो। अगर अमेरिका को किसी ने अपनी स्पेस दी तो मैं उसे टारगेट कर दूंगा। तो कभी भी कोई देश जानबूझ के अपनी पावर को दिखाने का तरीका ये भी होता है सर कि तुम लोग मेरे रेंज में हो। मिसफायर करके भी अपनी ताकत दिखाई है उसने कि तुम, चलो मेरी मिसाइल वहां तक नहीं पहुंची लेकिन तुम तक पहुंच जाएगी, तुम बगल में ही हो मेरे, तो अपनी स्पेस मत देना। ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात आपने बताई जिनको मार दिया, किसने मारा? मोसाद ने मारा या CIA ने मारा? मोसाद ने सर। कैसे मारा, क्या था ये ऑपरेशन? क्या था एक्चुअली? क्या था कि देखो, ईरान को हमेशा न्यूक्लियर के अगेंस्ट तो इजराइल है ही। हाँ। तो फ़कीरज़ादे, आई थिंक शायद 27 नवंबर 2020 की बात है, आई थिंक 27 नवंबर 2020, थोड़ा डेट ऊपर नीचे होगा। तो जब भी इनके फ़कीरज़ादे अपनी गाड़ी से आए तो इजराइल ने क्या किया था, अपनी एक गाड़ी के ऊपर गन को सेट किया हुआ था, एक हथियार को। उस गाड़ी के ऊपर कोई आदमी नहीं था गन के ऊपर, लेकिन इजराइल की मोसाद के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन थी कि गाड़ी जब ब्रेकर से जाएगी तो इस गाड़ी के शॉकर कितने ऊपर नीचे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पीक डिटेलिंग पे, क्योंकि बिल्कुल उसी ब्रेकर के पास उन्होंने खाली गाड़ी के ऊपर एक गन सेट था कि जब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, इस गाड़ी के शॉकर से गाड़ी कितना ऊपर नीचे उठेगी, उठने के बाद जो मोहसिन फ़कीरज़ादे की जो हाइट है, जो सीट में वो बैठते हैं, वो कितना ऊपर नीचे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो 2000 किलोमीटर दूर से रिमोटली इस गन को ऑपरेट किया। सिर्फ मोहसिन फ़कीरज़ादे मरे, बाकी कोई नहीं मरा सर। अब आप समझ लो इतना प्रिसाइज अटैक, ये सटीक। तो ये तो क्या था, सीन क्या था? वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे? वो अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जैसे आप उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कह सकते थे अगर जिंदा रहते ईरान के लिए ना? ईरान के लिए। तो वो आ रहे थे। हाँ। आते समय उनकी गाड़ी हल्की सी एक ब्रेकर के ऊपर धीरे हुई, स्पीड धीरे हुई। जैसे ही ब्रेकर से क्रॉस हुई उसी टाइम ऑटोमेटिकली गन से फायर होता है, और फायर होने के बाद क्या होता है, मोहसिन फ़कीरज़ादे ऑन द स्पॉट खत्म होते हैं। लेकिन दूसरी चीज, जिस गाड़ी में बॉम्ब लगा, जिस गाड़ी में गन थी, उस गाड़ी को भी उड़ा देता है मोसाद, कि एविडेंस भी ना मिले करके हमेशा। तो इस तरह से उनको टारगेट किया गया था। दूसरी गाड़ी से इनकी गाड़ी को, और वो गाड़ी पैरेलल चल रही थी? नहीं, वो खड़ी थी, सिर्फ खड़ी थी। अच्छा, और वो गाड़ी सिर्फ खड़ी थी, वो एकदम टाइमिंग पे खड़ी थी? टाइमिंग पे खड़ी थी बिल्कुल। उसको रिमोटली ऑपरेट कर रहा था मोसाद, उसको 2000 किलोमीटर दूर से सब कुछ वॉच कर रहा था। और 2000 किलोमीटर दूर से ही रिमोटली, लोग इसमें कंफ्यूज ना हो ना, कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, सर 2000 किलोमीटर गोली कैसे चलेगी? गोली नहीं चली भाई 2000 किलोमीटर, गन वहीं पर साइड थी, लेकिन उस गन को 2000 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया गया था, गन को, जो मोहसिन फ़कीरज़ादे को डायरेक्ट हिट हुई और ऑन द स्पॉट मर गए सर वहीं पर। तो क्या बोला जाता है इसमें, कितनी प्लानिंग लगी थी? क्योंकि ये मोमेंट का वेट करना सर, उस पर कितनी गाड़ियां चलाई होंगी। ऐसा नहीं है, मोसाद ने उतना ही एक ब्रेकर बनाया होगा, उस ब्रेकर की एक एक हाइट नापी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर से मोहसिन फ़कीरज़ादे के ही वेट के एक आदमी को बैठाया होगा एग्जाम्पल के लिए, और उसकी हाइट के आदमी को बैठाया होगा, उनके ऊपर पूरा रिहर्सल किया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कितना रिहर्सल किया होगा, क्योंकि अगर ये टारगेट मिस हो जाएगा तो शायद दोबारा मोहसिन फ़कीरज़ादे को टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पाई की दुनिया के अंदर मौका एक ही मिलता है सर। ठीक है, तो ये उनका पहला था। उसी साल में उन्होंने सेम ईयर के अंदर उन्होंने हानिया को भी, इस्माइल हानिया को भी टारगेट किया, जो एक्सप्लोजन ब्लास्ट करके मारा। करेक्ट। और उसी मतलब उससे पहले वो क्या कहते हैं, अपने एयर ड्रोन में उनके एक मेजर जनरल को भी मारा उन्होंने, कासिम सुलेमानी को भी, ड्रोन हमले से। तो मोसाद का, लेकिन अब वही मोसाद इस टाइम, बता दो, वही मोसाद इस टाइम दुनिया की नज़रों में, चाहे वही मोसाद हो, वही CIA हो, अब क्यों नहीं कर पा रहा टारगेट एक? क्योंकि आज क्या है, आज MSS और SVR साथ में है, साथ में ईरान के हैं, ईरान के साथ में है सर। ठीक है, तो खमेनी को जो मारा वो भी प्रॉपर प्लानिंग से मारा था? सर देखो, खामनी को मारा, लेकिन थ्योरी ये है, वो मुझे नहीं पता सर, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया का, कि खामनी को मारा, लेकिन सर अभी तक खामनी की
डेड बॉडी का जनाजा क्यों नहीं निकाला? फोटो नहीं आया था ना, नहीं आया था? नहीं 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 उनके लिए लोग निकले थे, आप बोले थे जनाजा नहीं सर, निकला था। जनाजा क्यों नहीं निकाला अभी तक? एक एग्जांपल के तो लिए आप बोलो नहीं मरे हो। सर, मेरा देखो, मैं इसमें मेरी थ्योरी गलत भी हो सकती नहीं है, नहीं, तो आप मेरा अपनी पॉइंट ऑफ बताइए व्यू, आप। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि खामनी एक्चुअली क्या हुआ, एस अमेरिका ने ईरान को टाइम दिया कि भाई मैं तुझे 10 दिन का टाइम देता हूं, बात कर ले, खत्म कर। बात कर ले, खत्म कर ले। हाँ। ईरान को पता, ईरान को क्या, रशिया है ना बैक में, हाँ। रशिया को भी पता है कि ईरान के ऊपर हमला होगा, ये तो सबको पता है सर। हाँ। ईरान जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। तो ईरान एसवीआर को ये चीज पता है कि ईरान की हर इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तभी तो मोहसिन फकीरजादे मर रहे हैं, तभी तो हानिया मर रहा है, तभी तो कासिम सुलेमानी मर रहे हैं, कोई ना कोई तो बता रहा है ना सर। तो अब क्या है, इसी चीज का, इसको बोलते हैं डबल एजेंट की तरह यूज करना, कि खुद क्या करो, इजराइल तक इंफॉर्मेशन दे दो, CIA तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि खामनेई यहां पर आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन खुद पहुंचाओ वहां तक। तो जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, अटैक करवाओ, अटैक करवाते, अटैक करती तो उस अटैक में किसी ने बचना तो है नहीं, कौन बचेगा? तो इस देर में क्या होता है कि बोलते हैं हाँ खामनी मारे गए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आते नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं कि हमारे पास एविडेंस आ गया, फोटो आ गई हमारे पास, लेकिन अगले दिन कोई फोटो नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। तो उस बात को आज भी बात टल गई 28 तारीख तक। और इसी बात का सीधा क्या होता है, ईरान भी कहता है हमारे लीडर मर गए। अब भाई तूने एक चीज बता, तूने यही युद्ध क्यों शुरू किया कि मुझे चेंज करना है, सिस्टम चेंज करना है, रिजीम चेंज करना है, चेंज कर दे तो युद्ध रोक देना। तो ईरान ने भी बोल दिया कि भाई हमारे लीडर मर चुके हैं, एक एग्जाम, हम राष्ट्रीय शोक करते हैं, तो हो गया। तो फिर भी अमेरिका अटैक कर रहा। और दूसरी चीज आपने सर एक चीज देखी है कि कभी भी, ये मेरी थ्योरी है कि अगर हमने महाभारत के टाइम से, महाभारत के अंदर भी एक चीज बोला जाता है कि तुम युधिष्ठिर को कैप्चर कर लो, युद्ध खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि यार युधिष्ठिर को पकड़, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या होता है, लीडर अगर खत्म हो जाएगा ना सर, तो युद्ध, सेना गिर जाती है, सेना गिर जाती है। हिटलर खत्म हुआ तो खत्म हो गया ना युद्ध सर। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोग नहीं गिरे, क्योंकि लीडर जिंदा है। आज भी युद्ध चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है ना सर। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। हो सकता है सर कि मेरी थ्योरी गलत भी हो, लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है, जो एनालाइज करता है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, जब तक बिलीव नहीं होगा कि इतनी आसानी से अमेरिका ने कैसे टारगेट कर लिया। नहीं, पर उस केस में तो हमने आंखों से ओसामा बिन लादेन की भी लाश नहीं देखी है ना। लेकिन ओसामा बिन लादेन की लाश नहीं देखी, लेकिन ओसामा बिन लादेन उस जो भी वहां पर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज तो लेकर गई ना अमेरिका, चाहे उसमें बिन लादेन हो या ना हो, चाहे बिन लादेन पहले मर गया हो तोड़ा बड़ी की पहाड़ियों में, नहीं दिखाया ना, नहीं, लेकिन ऑपरेशन में कोई तो मरे हैं सर, लेकर गए ना उस ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ भी कुछ लोग मरे ही होंगे, तो वो जो मरे हैं उनको दिखा तो दो ना सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिखाया? मरे होंगे, कुछ तो दिखा दो। चलो बिन लादेन की तुमने डेड बॉडी में तुमने फेस नहीं दिखाया, चलो हो सकता है कि तुमने बिन लादेन को पहले ही मार दिया हो तोड़ाबाड़ी की पहाड़ियों में, एक एग्जांपल के लिए। लेकिन तुमने दुनिया को ये दिखाना हो कि यार भाई कोई तो यकीन करेगा नहीं कि वो बिन लादेन मर चुका है, तो इस घर के अंदर जो भी बिन लादेन के रिलेटिव हैं इन सबको मार दो, और हम दिखा देते कि बिन लादेन भी इनमें से मर गया है, तो बिन लादेन का फेस नहीं दिखाया एग्जांपल के लिए, तो उसमें कोई भी मारे हो सपोज करो। लेकिन इस केस के अंदर सर एक दूसरी चीज कि देखो सर, मैं उस धर्म में नहीं हूं, सिया मुस्लिम में मुझे नहीं पता, इतने टाइम तक वो लोग भी अपने पास डेड बॉडी नहीं रखते हैं सर। कोई भी देश अपने आदमी की 28 तारीख से लेकर आज तक, चलो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि यार अमेरिका क्या करेगा, अगर जनाजा निकलेगा तो हमला कर देगा। नहीं, चलो ईरान ये बोल देगा कि भाई मेरे सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी वो जा रहा है, जनाजा जा रहा है, इसमें कोई भी मिलिट्री आदमी नहीं होगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसका वॉर के साथ रिलेशन है या जो वॉर में है, तब तो अमेरिका नहीं मारेगा ना सर, तो इजराइल भी नहीं मारेगा क्योंकि पब्लिकली है, तो तब भी नहीं हुआ सर। तो मेरी थ्योरी है ऐसी कि जितना आसान हमें दिखाई देता उतना आसान नहीं होता। इन्हीं खामनेई की 2000 से लेकर 2026 तक 4 बारी मौत की खबर पहले भी आ चुकी है सर। अच्छा, ये 4 बारी पहले भी मर चुके, फिर जिंदा हो चुके हैं, लेकिन ये तो लास्ट में ही पता चलेगा 1.5-2 साल के बाद क्या हुआ सर, सब चीजें। क्योंकि चारों तरफ वॉर हो रही है, तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, रशिया यूक्रेन का तो हो ही रहा है, वहाँ पे ईरान इजराइल अमेरिका का चल रहा है, तो यही सही मौका है कि आप भी अपना बॉर्डर का डिस्प्यूट सुलटा दो भारत पाकिस्तान को। तो इसकी खबरें बहुत आई कि इंडिया भी वॉर होने वाली, इंडिया में भी। सो आपको लगता है वैसी सिचुएशन है? और अगर ऐसी होती है तो, क्योंकि अमेरिका उधर यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है, अमेरिका यहाँ पे तो बहुत हैवीली इन्वॉल्व है, तो इसको हेल्प करने कौन आएगा? क्योंकि गल्फ अपना रायता समेट रहे हैं, सो पाकिस्तान को सपोर्ट आएगा? सर जितना भी वॉर चल रहा है, क्या 2 न्यूक्लियर पावर देश एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं? नहीं, कहते तो हैं कि एक ही के पास है जो अभी जो लड़ रहे हैं टेक्निकली, और यूक्रेन के पास नहीं है। तो नहीं है ना, रशिया के पास है, ईरान के पास नहीं है, हाँ, अमेरिका के पास है, चाहे इजराइल के पास है क्या न्यूक्लियर? इजराइल के पास न्यूक्लियर है, बट कभी ऑफिशियल उसने तो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया नहीं है। इजराइल के पास न्यूक्लियर है सर।
तो इजराइल न्यूक्लियर देश डिक्लेयर नहीं करने का क्या रीजन है? नहीं पता है सर, लेकिन है इजराइल के पास न्यूक्लियर है। बताना तो अच्छी बात है, मतलब आप बता के। इज द न्यूक्लियर पावर देश है इजराइल। और तो कोई भी दो न्यूक्लियर देश एक साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं सर, है ना। दो न्यूक्लियर देश का युद्ध का मतलब होता है, आप ये समझो सर कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार लोगों को, सर शायद 6 अगस्त को 1945 को पहला गिरा था, दूसरा 8 अगस्त या 9 अगस्त को गिरा था सेकंड। उस टाइम जो न्यूक्लियर की जो बॉम्ब की साइज थी सर, वो 12 केटी की थी और 18 केटी की थी। 12 केटी मतलब 12 किलो टन का। उस लोगों ने नरसंहार देखा ना सर। आज 400 केटी का बॉम्ब है सर, 400 केटी का बॉम्ब सबके पास है, मतलब जिनके पास भी है। हाँ, 400 केटी तक का बॉम्ब है। एक पल के लिए कल्पना करके सोचो कि जब ये न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होगा तो जो सूरज की रोशनी है ना सर, मतलब अगर ये समझो कि 50,000 सूरज एक साथ आपके ऊपर आ जाएं तो आपका क्या होगा सर। 50,000 सूरज, अगर जितनी रोशनी 50,000 सूरज देंगे उतना इफेक्ट। आप ये समझ लो कि कई 100 किलोमीटर दूर तक जो लोग होंगे ना, लोग उनकी हड्डियां गल जाएंगी सर। मतलब वो असर है उस बॉम्ब का सर। और जिस जगह वो बॉम्ब गिरेगा वहां आजीवन के लिए अनंत कालों तक सर पेड़ का पत्ता नहीं उगेगा, पेड़ तक नहीं उगेगा। ये सिर्फ कहने तो मैं ये बोलता हूं सर कि देखो स्ट्राइक्स हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं। हाँ, मतलब वो मैं है। उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो था कि हम कर देंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक्सपोज हो गया कि भाई अगर तुम कर पाते या तुम्हारा होता नहीं तो नहीं कर। उसका असर तो पाकिस्तान में भी दिखेगा ना सर। करेक्ट, न्यूक्लियर सही अटैक बात। अगर यहाँ हाँ, होगा, ऐसा तो है नहीं कि सर वो क्या कहते हैं गाड़ी की लाइट है कि तू आगे कोई जाएगा पीछे को नहीं आएगा सर। राइट। तो नुकसान वो सबसे, न्यूक्लियर क्या है, ये वो हथियार है जो डराने के लिए, ये अपनी हिफाजत करने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं होता सर, अपनी सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, वो तुम्हारे को क्या है, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, किसी के ऊपर हमला करने के लिए न्यूक्लियर नहीं है सर। रिलीज हुई जी सर, जिस दिन वो रिलीज हुई है पार्ट 2 द रिवेंज, उसके बाद से लेकर अब तक यानी 1-2 हफ्ते के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो टेक्निकली इंडिया के दुश्मन थे वो ऊपर जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो ये अभी भी चल रहा है ऑपरेशन? नहीं, वो तो कभी नहीं रुकेगा सर। देखो मैं आपको बताऊं, वो जब भी एक भी ऐसा दुश्मन जिसने इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, वो जब तक एक भी जिंदा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो लास्ट तब तक नहीं मरता, तब तक ऑपरेशन चलता ही रहेगा सर। ऑपरेशन नॉन गनमैन का ऑपरेशन तब तक रुकेगा ही नहीं जब तक एक भी एनिमी जिंदा है सर। सो अननोन गनमैन आपका है या आपने वहां से भी हायर किया हुआ है? सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि आज के टाइम के अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो खुद ही अपने लोगों से नफरत, जो खुद ही इससे नफरत कर रहे हैं, जो खुद ही आतंकवाद से नफरत कर रहे हैं सर। तो जरूरी नहीं है कि आप ही को लेके जाना पड़े। ठीक है। तो उस देश के अंदर वहां की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इतना सताया है ना सर। आपको पता है, लोग, आपको एक चीज जानकर बहुत हैरत होगी सर जी। कि इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी के अंदर 2.5 लाख, इंडियन करेंसी 2.5 लाख, लगभग पाकिस्तान के 7.5 लाख चीज के, एक टॉप कमांडर को मारने के लिए तैयार था एक बंदा। अच्छा। और बताओ आप, और टॉप के कमांडर, मतलब और वो भी फौजी था जो मारने के लिए तैयार था? मतलब जो भी हमारे सोर्स है वो 2.5 लाख में, इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख, और वहां के 7.5, वो भी टॉप का कमांडर से। चलो बाद में तो मर ही गया जो कमांडर था, तो 2.5 लाख में रेडी मर ही गया है हमारे, मतलब वो मर ही गया, मार ही दिया किसी ने उसको, तो 2.5 लाख बच गए। तो ये मर ही गया मतलब क्या, कैसे? मतलब शूट आउट कर दिया किसी ने उसको। अच्छा, किसी ने मार दिया? किसी ने मार दिया, उसी ने, किसी ने? अब वो पता नहीं किसने मारा सर, वो रेडी था 2.5 लाख में करने के लिए। अच्छा, रेट 2.5 लाख का? 2.5 लाख का रेट था, और वो भी मतलब विश्वास भी इतना था कि वो क्या कहते हैं, बोला हमने पेमेंट आप बाद में दे देना, कैश ऑन डिलीवरी दे देना, हमने आपसे राफ्ता कर लिया, और राफ्ता करने के बाद आप बाद में दे देना पेमेंट। उसका एविडेंस चाहिए, मैं एविडेंस भी दे दूंगा, उसका एविडेंस भी अपने पास, ये चीज है सर। तो ये अपनी उनकी इंटरनल नफरत है या पैसे का प्रॉब्लम है? मतलब पैसे के लिए कर रहा है? नहीं सर, देखो एक्चुअली क्या, आतंकवाद तो आतंकवादी है सर। हाँ। देखो ऐसा नहीं है कि सर पाकिस्तानी हर आदमी बेकार है, दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं होता। कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों एक ही हैं सर। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी, अगर मुझे दुनिया के अंदर, अगर मुझसे आप पूछो कि मुझे सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगती है, मुझे आर्मी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। दुनिया के किसी भी देश की दिखा दो आप कभी भी देखो सर, आप दुनिया की किसी भी आर्मी को देखते हो, चाहे मैं बात इंडियन आर्मी की, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सर। देखो आर्मी दुनिया की किसी भी देश की हो तो आपको आर्मी बहुत अलग नजर आएगी सर। आपने एक चीज देखा, कभी भी आप आजमा के देखना, आप रोड से गाड़ियां लेके जाओ सर, आप मर्सिडीज लेके चले जाओ, आज मर्सिडीज का रोल्स लेके चले जाओ,
छोटे बच्चे उस रोल्स को देखेंगे, लेकिन आप फौज की गाड़ी लेके जाओ, ये कुदरती है, गॉड गिफ्ट है सर। एक 3 साल का बच्चा भी उनको हाथ हिलाएगा। बिल्कुल। उसको, उस बच्चे को कभी नहीं बताया कि ये कौन है, लेकिन कहते हैं कि बच्चों के अंदर तो ईश्वर होता है, लेकिन वो 3 साल का बच्चा भी जब तक वो सारे फौजी नहीं जा रहे होंगे ना, उन गाड़ियों को हाथ हिलाएगा सर। आप समझ रहे हैं? तो फौज है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को अगर हम टेररिस्ट बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँ कि कुछ दिन पहले ही, अगर विदिन 5-6 दिन पहले, कि मैंने खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक फोटो को तौसा रहमान के साथ, जो हाफिज का राइट है, एलईटी का टॉप के कमांडर में से एक है, उसके साथ मैंने खुद फोटो डाली है एक्स पर, कि भाई आप ये बोलते हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कहते हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, तो आप तौसा रहमान यानी कि मूसा गुज्जर के साथ क्या कर रहे थे? आप इतने बड़े फील्ड मार्शल, आपको डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने जाते हो, क्या आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप 1.5 घंटे एक आतंकवादी की शादी में हो, आप गुलदस्ता लेके जा रहे हो? चलो ऑपरेशन सिंदूर में तो मूसा की शादी थी, वो अटेम्प्ट किया था, मूसा की शादी में गुलदस्ता लेके जा रहे हो, और वो अब आप कहाँ, सोचो किस ग्रुप का आतंकी है वो? अलिटी का, हाफिज का। अगर आप टॉप का राइट देखो आज के टाइम में, हाँ। मुझसे पूछो, अगर टॉप के 2 नाम अगर आप मुझे क्या कहते हैं लखवी के बाद, अगर आप बोलो कि लखवी के बाद, तो मैं बोलूंगा मूसा गुज्जर। अगर सेकेंड इन कमांडर, ऑपरेशन कमांडर इस टाइम लखवी है, लखवी के बाद अगर कोई है तो मूसा गुज्जर है। और उससे मिला उसकी, और आसिम हाथ, मुनीर। आप उस फोटो को ध्यान से देखना, मैं आपको फोटो भेजूंगा। फोटो आपके पास कहाँ से आई? मेरे पास किसी ने, कोई है जो अपने मतलब लाइफ के कोई सोर्स है, कि आप एक सोचो ना सर, उस फोटो को लाने में कितना, एक लगता बहुत ईजी है कि मैंने उसको एक्स में डाल दिया, मेरे लिए बहुत ईजी है कि एक्स में डालना, लेकिन जिस इंसान ने वो फोटो मुझ तक पहुंचाई होगी, उसको कितना थ्रेट होगा कि उसने उस फोटो को यहां तक पहुंचाई। क्यों पहुंचाई? कि लक्की भाई आप ये दुनिया को एक्सपोज करो कि पाकिस्तानी आर्मी इज इक्वल टू पाकिस्तानी टेररिस्ट। फील्ड मार्शल एक आतंकवादी की शादी में गुलदस्ता लेकर गया है, और उस आतंकवादी की शादी में गया है जिन्होंने हमारे देश में 26/11 हमला करवाया है सर, आप समझो। और उसने मुझे यह तक बताया कि आज यही मूसा गुज्जर कराची के मेन, लाहौर कराची के मेन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के नीचे पूरा एलईटी का कमांड कर रहा है। ऊपर तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, लेकिन नीचे पूरा एलईटी का बेस है, जहां लोग, हजारों लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, और उसके नीचे एलईटी का बेस। और कौन? सब आसिम मुनीर को पता सर। तो आप इस फौज को क्या बोलोगे? और वो देख लेंगे, आपको मैं भेज दूंगा एविडेंस को, अच्छे से देख लें सर। सो पाकिस्तानी आर्मी हो और इंक्लूडिंग आईएसआई को भी इसमें शामिल ही करते हैं सर आईएसआई और आर्मी एक ही है दोनों, एक ही है। मतलब दोनों, क्योंकि हमारे जैसा नहीं है, उनका आरएनडब्ल्यू का जैसा नहीं है, कि मतलब उनके जो भी आईएसआई के चीफ बनेंगे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। आईएसआई के अंदर आज तक की हिस्ट्री में उनका आर्मी के ही कनेक्ट लेफ्टिनेंट जनरल ही, और ज़्यादातर केस में आप पाकिस्तान हिस्ट्री चेक करो तो आईएसआई के जितने भी चीफ रहे उसमें से अधिकांश पाकिस्तान के जनरल ही बने। अगर आप अभी आसिम मुनीर की बात करो तो आसिम मुनीर भी पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ थे, लेकिन जब अपना क्रिकेटर क्या नाम है अपना, अकरम की सरकार आई थी तो उन्हें हटा दिया था। इमरान की जो सरकार आई थी तो उनको हटा दिया था सर आईएसआई चीफ से। तो तब से इमरान खान से नफरत थी। आज जो इमरान खान जेल के अंदर है, ये इनकी नफरत की वजह से ही है सर। और जेल में भी उनके साथ अब्यूज हुआ तो बिल्कुल 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 धीरे धीरे उनका, मैंने वो भी एक ऑडियो भी रिवील करी थी, मैंने अपने उसमें एक रील में एक ऑडियो भी रिवील करी थी, कि जेल से ही मेरे पास एक ऑडियो भी आई थी कि इनके खाने के अंदर क्या किया जा रहा है, वो दवाई मिलाई जा रही है कि धीरे धीरे इनकी याददाश्त ही खत्म हो जाएगी। अब जब इमरान खान को यही नहीं पता होगा कि मैं इमरान खान हूँ, आने वाले टाइम में अगर उनको छोड़ भी देंगे तो वो आदमी क्या फायदा जिसको दुनिया में कुछ ही याद नहीं सर। तो कैसे आईएसआई का मतलब पाकिस्तान आर्मी कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता सर। धुरंधर 1 भी आई, 2 भी आई, उसके बाद भी पाकिस्तान में किलिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के दुश्मन हैं। और उसमें एक नाम आया जिनको अब मारा जा रहा है या मार दिया गया पता नहीं, बाथरूम में फिसल के इंजर्ड हो गए, बाजवा चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहे हो। चीफ क्या सर, आसिम मुनीर को लाने वाले यही थे। आसिम मुनीर को तो ऐसे आदमी बाथरूम में गिर गया? नहीं सर, वो तो देखो ये स्टेटमेंट है आसिम मुनीर का, और फिर इस्लामाबाद के अस्पताल में एडमिट था। नहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में होता तो हो सकता कुछ न्यूज और भी बाहर आ जाती। मतलब इस्लामाबाद के एक मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, मिलिट्री हॉस्पिटल का मतलब पूरा आर्मी का कंट्रोल, वहां पर जो डॉक्टर होंगे वो भी कौन होंगे? मुनीर के ही लोग होंगे, आर्मी ऑफिसर होंगे सर। जैसे हमारे क्या कहते हैं आर्मी मेडिकल कोर के होते हैं, तो पाकिस्तान मेडिकल कोर के ही लोग होंगे सर, ठीक है। तो आर्मी ऑफिसर ही वहां पर डॉक्टर है, सब कुछ है। तो जो भी न्यूज आ रही है वो आसिम मुनीर के वहीं से आ रही है, क्योंकि अभी सुनने को ये भी आया है कि बाजवा ने क्या किया था अपने उसमें, अपनी सरकार के दौरान बहुत पैसा कमाया था, मतलब 2000 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर बताते हैं बाजवा का। तो लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट है कि उस पूरे पैसे में भी आसिम मुनीर का ही कंट्रोल है। आप ये लगा लो, आप वो फिसल के मरे या कैसे मरे, या मरने से पहले अपने पूरे पैसों का हिसाब
आशिम मुनीर को दिया है, तो ये तो आशिम मुनीर को पता होगा, आईएसआई चीफ आशिम मलिक को पता होगा। एक न्यूज़ आई थी, मसूद अजहर का बड़ा भाई भी मारा गया, हम्म, मर गया, हम्म। बीमार था या मर गया, ऐसा क्या था, हाँ, तो मरा यही मारा मैं कह गया? रहा हूँ सर, अभी 31 तारीख की खबर है, परसों की खबर है, आज 2 तारीख है तो 31 की खबर है। तो दुनिया को मसूद अजहर ने ये बोला है कि भाई ये मतलब नॉर्मली मरा है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि भागलपुर में इसका अभी अंतिम संस्कार चल रहा था, जो इसका बहावलपुर भावलपुर ठीक। भावलपुर, जहाँ पर इसका जैस का हेडक्वार्टर भी है पूरा का पूरा। तो लेकिन डेड बॉडी के पास क्योंकि कोई कैमरेस वगैरह अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी जो बताया इंटरनल सोर्स ने कि उसके कान पूरा ब्लड था उसके कान में। अब पता नहीं कौन सी बीमारी ऐसी है कि जिसके कान से पूरा जहाँ ब्लड कान वगैरह फट है, गया। तो पूरा का पूरा ब्लड का निशान कान के अंदर से पूरा ब्लड का निशान था। तो ऐसे मतलब या तो किसी ने मारा ही होगा। तो डेफिनेटली अपनी मौत तो सर मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान का कोई भी टेररिस्ट आज तक खुद अपनी मौत मरा है। अपनी मौत तो कोई नहीं मरा आज तक। और जिस दिन धुरंधर रिलीज हुई थी उसके 1-2 दिन में ही एक मस्जिद के बाहर एक आदमी मारा गया, बिल्कुल बाद में बोला गया कि वो शायद मारा एलईडी भी, का कंफर्म भी किया उसको मारने का, चाकू भी मारे हैं उसको कि कंफर्म बचना नहीं चाहिए करके। तो कौन था, किसने, मतलब ये इंटरनल फाइट है या अननोन गनमैन सर, एक्ट? ये आदमी सुसाइड बिल्कुल नमाज पढ़ने के बाद उसको किलिंग करी है। कोई इंटरनल फाइट नहीं है, कोई गैंगस्टर की फाइट्स नहीं है, ठीक है। एक टेररिस्ट था और किसी अननोन पर्सन ने मार के चला गया सर। तो ये है। तो नॉट जो भी टेररिस्ट है उनको अननोन लोग ही मार रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है। और एक शॉप की भी खबर आई जहाँ पे एक आदमी को भी गोली लगी, एक आदमी को वो- गोली हाँ। मारी है, बिल्कुल। तो मैंने आपसे यही बोला ना सर, चाहे जो जैस के साथ हो, एलईटी के साथ हो, कोई भी कनेक्शन हो, तो ये न्यूज़ चलती रहेंगी सर। शायद जब तक आपका अभी अपना पॉडकास्ट रिलीज करेंगे तब भी आपको कोई खबर मिल जाएगी कि एक और मार दिया। ये रीसेंट ट्रेंड है या अभी ज्यादा हो गया है? अभी ज़्यादा सर, ये 2000 ज़हूर मिस्त्री के बाद ज़्यादा है। वैसे ज़हूर वो मिस्त्री 22 में मरा था। हाँ 22 में मरा था शायद, 1 मार्च 2022 को मारा तो था। फिल्म में दिखाया है कि उसकी वीडियो कॉल कराई गई, बट एक्चुअली में उसकी फोटो ली गई थी। थोड़ा तो फिक्शन डालते ही हैं सर फिल्म हो में। सकता है कि देखो थोड़ा बहुत पिक्चर में फिक्शन तो होता ही है, हाँ, है हाँ। ना। वो तो आपको ऑनलाइन अगर आप गूगल करोगे तब भी आपको गोली चलाते हुए फोटोज आपको तब भी दिख जाएंगी। करेक्ट। अगर आप सीसीटीवी के फुटेज हैं। सीसीटीवी के फोटेज हैं तब हाँ। भी। लेकिन इंटरनली देखो, हम तो ये नहीं बोलेंगे, जिसने भी जो भी है टेररिस्ट था सर, मर गया, है ना। चीज़ है, एक आतंकवादी था, मर गया, मरना था। तो जितने भी लोग IC 814 या 2611 से जुड़े हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोग या तो खत्म कर दिए एक गए को हैं, जेल के अंदर भी सजा हो गई थी, फांसी की सजा भी हो गई थी एक को जेल के अंदर, IC 814 से एक को जुड़े हुए को। एंड या बाकी जो बचे हैं, तो आपको लगता है सबका नंबर आएगा? मैंने आपको बोला कि ये ऑपरेशन हाँ। जिसने भी किया है दुनिया में, ये तभी रुकेगा जब लास्ट आदमी खत्म हो जाएगा सर, तब ऑपरेशन रुकेगा सर। जो लास्ट बचा होगा, मतलब जिसने भी इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, जैसे इनोसेंट लोगों को मारा, तो हिंदुस्तान ने एक वादा किया है सर। हिंदुस्तान ने ये बोला है कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। ये वादा किया है सर। देखिए, धुरंधर में दिखाया है कि कैसे एक इंडियन स्पाई होता है, एजेंट होता है, वो भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान में, उनको एक एक करके निपटाता है। इस वक्त भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो पाकिस्तान में है, कई है वैसे तो, हाफिज सईद का नाम आता है टॉप पे। क्या कभी ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई हो, या मार भी दिया गया हो और हमको पता नहीं हाफिज सईद जिंदा है या नहीं? ऐसा कभी भारत के एजेंट्स ने या किसी इंडियन स्पाई ने या किसी धुरंधर ने पाकिस्तान में अटेम्प्ट किया है हाफिज सईद को अटैक करने को? नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपको कहानी बताता हूँ, आपको बढ़िया लगेगी, धुरंधर से भी बढ़िया लगेगी, ठीक है। ये रियल बात है? बिल्कुल, सबको मिलेगा, जो चीज़ बोलूँगा एवरीथिंग मिलेगी। मतलब सर्च इंजन में, दुनिया के किसी भी सर्च इंजन में, गूगल, याहू, दुनिया में जो भी होता है, फोटो के साथ एविडेंस मिलेगा। ठीक है। तो दिन आते हैं, कहानी क्या है, कहानी आते हैं हम दोबारा ताज अटैक से। ठीक है, 26/11 में अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक का असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका तक डर गया। कि अमेरिका क्यों डरा इस अटैक से? अमेरिका ने कहा यार 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के घाव भरे नहीं थे उसके, बोला कि कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ तक भी आएंगे। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है, अमेरिका ने अपना बचाव करने के लिए क्या किया, बोला कि हाफिज सईद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो। ठीक है। और उसने उठाया ये मुद्दा, यूएन में मुद्दा उठाया। लेकिन जैसे ये मुद्दा उसने यूएन में उठाया तो चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज किया। इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और हाफिज सईद को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित होने से रोक दिया। लेकिन अमेरिका का प्रेशर था इतना कि मजबूरन में पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, हाफिज सईद को जेल डालना पड़ा, नजरबंद, जेल के अंदर। अच्छा, लेकिन ये बात झूठी थी। दुनिया को यह लग गया था कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, और आईएसआई ने पूरी दुनिया को गुमराह किया, हमेशा ही करता है, इस बार भी किया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी एजेंसी को कि हाफिज सईद जेल में नहीं है, बाहर है। हाँ,
पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है, सीआईए को भी गुमराह कर रही है, अमेरिका को भी गुमराह कर रही है। एक्चुअल में हाफिज सईद जेल में है ही नहीं, पाकिस्तान की किसी भी जेल में नहीं है। हाफिज सईद कहाँ है? किसी अननोन लोकेशन में सेफ है। ये हमारी एजेंसी को पता चलती है। ठीक है। अब एजेंसी डिसाइड करती है कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता हाफिज को मारने का, क्योंकि अब हाफिज को टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान तो कह ही नहीं पाएगा कि भाई ये जेल के अंदर तो था नहीं, बाहर कैसे मर गया। तो पाकिस्तान की तो बदनामी पूरी दुनिया के अंदर। यहीं से एक अननोन गनमैन को, जैसे धुरंधर है ना सर, वैसे किसी गनमैन को एक काम दिया जाता है, अब तुझे एक काम करना है, तुझे क्या करना है, पाकिस्तान के अंदर जाके उसे ढूंढना भी है और मारना भी है। तेरे को उसके लिए पूरी जो भी तेरे को छूट है। तो एक एजेंसी का बंदा आइडेंटिफाई किया, एक धुरंधर रेडी हो गया। अब इसके साथ लेकिन एक चीज और है, इजराइल का बहुत तगड़ा नेटवर्क है हर जगह। तो इजराइल के मोसाद के एक धुरंधर को भी उस पर ऐड किया जाता है। और इजराइल खुद ही हाफिज सईद के पीछे था, क्योंकि 26/11 में यहूदी फैमिली भी मारे गए थे, तो उनका भी टारगेट सेम था, दुश्मन एक था। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि 2 एजेंसी एक साथ ऑपरेशन करती है, 2 धुरंधर, तो यहां से होता है। लेकिन आप ये डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये हमारा जो धुरंधर है वो दुबई जाता है एक बिजनेसमैन बनकर, और नॉर्मली एक एक्सीडेंट केस में दुबई के एक जेल में जाता है। इसका जेल के अंदर मकसद होता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जेल में बंद है दुबई की, ऐसा कौन सा आदमी है जिसका यूज करके ये पाकिस्तान में अपना नेटवर्क खड़ा कर सके। तो जो एक्सीडेंट के केस में ये अंदर जाता है, हाँ, वो फेक केस ही होता है। एक फेक नॉर्मल एक केस, जैसे आप भी एक्सीडेंट केस में हो गए, कल आपकी जमानत हो जाएगी नॉर्मल। ये जानबूझ के हाथों हाथ जमानत है, 2-3 दिन जेल के अंदर रहना, और वहां पर एक आइडेंटिफाई कर लेता है एक बंदे को, ये लड़का ईमानदार सा दिखता है, वो चोरी के केस में अंदर होता है, पाकिस्तानी नागरिक होता है बिल्कुल। अब ये उसको उसके पास ये भी जाके पाकिस्तानी बनकर ही जाता है कि मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, बड़ा बिजनेस टाइकॉन हूँ, ये हूँ। तो उस लड़के को समझ जाता चोरी के केस में। अब बोला चोरी के केस में तो तेरे को दुबई में नौकरी मिलेगी नहीं। तो बोलते सर क्या करूँ? बोला कि मैं चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करना, पैसा मेरे पास बहुत है, तो तू ईमानदारी दिख रहा है, तेरी मजबूरी थी चोरी करना, तो तू एक काम कर, तुझे मैं जगह बताता हूँ, तू रियल एस्टेट का काम वहां खोल, पैसा मैं लगाऊंगा यहाँ से। अपने धुरंधर ने उस पाकिस्तानी बंदे को बोला, चोर को बोला कि मेरा तो दुनिया भर का काम चल रहा है, तो मैं पाकिस्तान में भी अपना, इतना मैंने दुनिया में धन दौलत कमाई, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान में भी अपना धंधा करूँ। तो उसको बोलता है मुझे तो अल्लाह मिल गया यार, है ना, कि मुझे साक्षात भगवान अल्लाह मिल गए यहाँ पर। अब इस लड़के को बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद बोलता है कि तू लाहौर के अंदर जा, लाहौर में, और सबसे देख। तो लड़का वहां से कई जगह बेचता है कि सर ये जगह है, बोला नहीं और महंगी जगह, और मैं इसको रईसी एरिया देखना था, तो सबसे महंगे एरिया के अंदर अपना ऑफिस खोलता है उस लड़के के थ्रू। कहां पे? रियल एस्टेट में, जौहर के अंदर, लाहौर में एक जगह जौहर, वहां पर एक बड़ा रियल एस्टेट का काम खोलता है, लेकिन खुद वहां नहीं जाता अभी, उस लड़के के थ्रू काम चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब उसको अवॉइड कराता है, लेकिन बोलता भाई एक काम सुन, बोला काम वाम होता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना 5 टाइम की नमाज होनी बहुत जरूरी है, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। अब उसको 5 टाइम बोला, नहीं 5 टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ना तू, ठीक है, मस्जिदों में जा जाके। अब ये लड़का मस्जिदों में जाके नमाज आवाज पढ़े, ये हर इन्फॉर्मेशन, इसका काम था कि मस्जिद की भी इन्फॉर्मेशन, मस्जिद में कौन आ रहा है कौन नहीं। तो एक बार लड़का हो गया लेट, तो लड़का लेट हुआ, बोला क्या हुआ? बोला साहब, बोला बोलना मत, बोला हाँ, बोला कि आज थोड़ा टाइम लग गया, बोला कि हाफिज सईद मस्जिद में आया था नमाज पढ़ने के लिए, इतनी सी बस इसको यही समझ में आया था कि हाफिज सईद कौन सी मस्जिद में आ रहा है, तब इन्हें पता चल गया। अब ये फिर ये लड़का पाकिस्तान जाता है, हमारा वाला भी, ठीक है, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर। अब इसका ऑलरेडी तो सेटअप वहाँ हो ही रखा था पूरा का पूरा, और वो कई टाइम से काम कर रहा था, तो सबको लगा इसका मालिक है। अब उसकी आड़ में हर चीज को रैकी करने लग गया, एवरीथिंग को। और वहां जाने के बाद क्या होता है, एक पाकिस्तानी लड़की, एक ब्रिगेडियर की लड़की को टारगेट करता है ये, और ब्रिगेडियर की लड़की से दोस्ती करता है। कैसे करता दोस्ती? अब क्या होता है, एजेंसी जब भी वर्क करती है, तो एजेंसी वर्क करती है कि एक ब्रिगेडियर की लड़की वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है, लेकिन अम्मी उसकी जा चुकी है, लेकिन लड़की अपनी अम्मी की कब्र में जाती है, वो तो बगल में ही वो एक दूसरी कब्र होती है, ये भी उसकी कब्र में जाता है, इसकी अम्मी होती है, अम्मी अब्बू जो भी। तो वहाँ एक लड़की देखती है, यार आज इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक दो बारी वो हमेशा लड़की नोट करती है कि ये लड़का आता BMW से, ये है, लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, चलो, कि जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं। तो उसी चीज का इसको पता था कि लड़की के इमोशन अपनी माँ के साथ जुड़े, उसी इमोशन का फायदा उठाता है कि वैसा लड़का तो धीरे धीरे लड़के इसके करीब आती है, तो धुरंधर फंसा लेता है लड़की को, ब्रिगेडियर की लड़की को, ठीक है। अब लेकिन ब्रिगेडियर की लड़की को फंसाने के साथ जब पाकिस्तान की ब्रिगेडियर की लड़की इसके कंट्रोल में आ गई, तो आर्मी के अंदर एक्सेस जाना, आर्मी के अंदर जाना, रिच और रईस तो है ही है, रईस तो है ही चीज है। तो ये सब एक सिनेरियो इसका अलग चल रहा है, एक सिनेरियो इसका यहाँ भी चल रहा है। अब क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज
कि पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोजिव लाना वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान को उसी के हथियार से मारना है। अब हाफिज सईद के को मारना है तो एक धमाके के अंदर हाफिज सईद को उड़ाना है चीज है। अब ऐसा तो है नहीं कि यार हाफिज सईद को एकदम से इजी टारगेट आपको मिलेगा नहीं। पूरी आईएसआई की उसकी सिक्योरिटी है, जहां भी जा रहा है पूरी आईएसआई के साथ जा रहा है, तो टारगेट बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके लिए सबसे तरीका एक एक्सप्लोजिव, एक सुसाइड अटैक। तो पाकिस्तान की ही आर्मी से 150 kg एक्सप्लोजिव लाया जाता है सर, वो भी इस काम के लिए। वो भी अरेंज कर लेता हूँ। वो भी अरेंज कर लेता है, सो पाकिस्तान की फौज से उसने 150 किलो आरडीएक्स भी अरेंज कर लिया। अरेंज कर लिया। हाँ, वो कैसे किया वो लोगों को दिख जाएगा बाद में, इज द डिटेलिंग कि कैसे, मतलब एक पाकिस्तान के ऑफिसर को लोग हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप भी एक फॉरेन लड़की से हनी ट्रैप करवाता है। तो हनी ट्रैप करने के बाद 150 kg आरडीएक्स लाना। अब सबसे बड़ी चीज थी इसके लिए एक सुसाइड बॉम्बर का, कि सुसाइड बॉम्बर कैसे आएगा, उसको यूज कौन करेगा? उसको यूज खुद करेगा। अब तो धुरंधर नहीं करेगा, अब उसके लिए कोई ना कोई सुसाइड बॉम्बर चाहिए। अब सुसाइड बॉम्बर दुनिया में सबसे महारत हासिल है अफगानिस्तान से, ठीक है। अब ये कैसे एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है? अब इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट है, और वो जर्नलिस्ट क्या है, स्पाई है, लेकिन है तालिबान का। अच्छा, है तालिबान का। तो पाकिस्तान की ही एक जो इसकी सोर्स, एक लड़की उसको ट्रैप करती है, और वो एक दिन बता देता है कि भाई मैं तो तालिबानी हूँ, मैं तो तालिबानी हूँ। अफगान से हूँ मैं। जब लड़की नफरत दिखाती है अपने पाकिस्तान के खिलाफ चीजें, मतलब आदमी को, कि मैं ये तो बोलता है मैं भी इनसे नफरत करता हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो ये धुरंधर की, अपने धुरंधर की कोई उसी की एक एसेट कांटेक्ट रहती है, एसेट होती है, उसी की एक एसेट होती वो है। एक तालिबानी से दोस्ती करती है, उसको, हाँ, उसको फंसाती और है उसके मुंह से निकलवा देती है बात कि भाई अब मैं वो भी तो पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। हाँ, दुश्मन हूँ बिल्कुल, और मिलके करेंगे। और ये बात धुरंधर तक आ जाती है अपने। हाँ, ये भी धुरंधर तक आ कि मिल गया भाई। अब धुरंधर उसको बोलता है भाई देख तू जिंदा तो रह नहीं पाएगा। तो बोलता है कि मेरा एक काम कर दे। बोला क्या? बोला मुझे कैप्सूल चाहिए। कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। कैप्सूल बोलते हैं? कैप्सूल, कि कैप्सूल चाहिए। और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, सर दर्द होगा तो आदमी जाके कैप्सूल अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अब आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये रेट कार्ड है उनका? रेट कार्ड है कि मतलब कितना खतरनाक है एक सुसाइड बॉम्बर। जो 3 महीने पहले है साला, उसको तुमने ज्यादा दिन रख दिया तो क्या पता वो जीने की तमन्ना हो जाए उसके अंदर। अब एक सुसाइड बॉम्बर को, और जो 3 साल का है उसको डेफिनेटली फटेगा, डेफिनेटली फटेगा वो तो। लेकिन उसको पाकिस्तान में एक ऐसी जगह रखना जहां उसमें जीने की चाहत ना आ जाए दोबारा। मेरे समझ रहे हो ना? टीवी दिखाना, ना नमाज वगैरह पढ़ाना, मतलब उसको जिस माहौल से लेकर आया उसको उसी माहौल तक रखना। अब इसके बाद नहीं, फिर वो बंदा आइडेंटिफाई करती है वो उस तालिबानी की मदद से, अब ये क्या करता है? बॉर्डर क्रॉस करता है। बॉर्डर क्रॉस किससे करवाता है? उसी लड़की का फायदा उठा के, जो ब्रिगेड कमांडर की लड़की होती है। एक जगह है पाकिस्तान की तुरखम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है तुरखम बॉर्डर, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। और शायद उस टाइम 2021 के आसपास में मतलब करेंसी के अंदर 2 CR के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। 2 करोड़ के अफगानिस्तान से एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। लेकिन जब बॉम्बर को लेके आता है उसको शक हो जाता है, जिस जो दुबई से लेकर आया था उसको शक हो जाता है। अच्छा, उस चोर को, उस लड़के को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो होता क्या है फिर, उस लड़के की एक ही तमन्ना थी कि मेरी अम्मी अब्बू लोग यहाँ से दुबई निकले। वो दुबई सेटल करता है। तो कहानी के अंदर एक चीज है कि उस लड़के को अकेले करना पड़ता है उसको। अच्छा, तो जिस लड़के को उसने अपना बिजनेस का फेस बनाया, उसके अम्मी अब्बू को वो दुबई सेटल करते हैं। हाँ, बोलता है कि हाँ उसको, मतलब ये ट्रैप में ले लेता है कि अपने अब्बू को बोल को तुम जाओ और मैं 1-1.5 महीने तक बात नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद मैं भी आऊंगा दुबई। अब उसको पता है कि 1-1.5 महीने तक इसके अब्बू अम्मी तो इससे बात नहीं कर पाएंगे, और उस लड़के को हो जाता है शक। तो उसको शक हो कहीं, अब वो डर जाता है और उसको लगता है, उसको शक होने लगता है तो उसको लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको पाकिस्तान आर्मी को बताऊं, रेंजर्स को बताऊं। और ये बात हमारे धुरंधर को पता चलती है कि इसको शक हो गया और ये कहीं ना कहीं लीक करेगा, तो इसको किल करता है वो। इसको किल करता है। और किल करने के बाद लास्ट टाइम पर जब पूरा हाफिज सईद जिस घर में रह रहा है, हाफिज सईद का घर से बाहर सिक्योरिटी, आईएसआई की सिक्योरिटी कितनी दूर है, रेंजर्स कितनी दूर है, सोसाइटी इसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ये कहाँ पर रह रहे हैं। अब पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव को प्लान किया जाता है, पूरी की पूरी गाड़ी तो में। बॉम्बर भी रेडी है, एक्सप्लोजिव भी रेडी है, हाँ, सब कुछ रेडी है। जो उसका एसेट था वो मर गया है, ठीक है। अब लेकिन डेट क्या था? ये डेट 23 जून 2021। अच्छा, डेट भी फिक्स है? डेट फिक्स है, इसी दिन अटैक होगा। अटैक पूरी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लग चुका है। अब जैसे ही एक्सप्लोजिव लगता है एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल। बोला कि कैलकुलेशन, बोला सर हाँ, बोला 150 kg एक्सप्लोजिव लग चुका है, पूरा घर सब उड़ जाएगा। बोला नहीं। बोला एक काम कर दो, 100 kg हटाओ उसमें से। बोला सर टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं। बोला कि टारगेट
मर जाएगा, लेकिन अगला हाफिज तैयार है आईएसआई का, और आईएसआई खुद चाहता है कि एक इससे भी ज्यादा आक्रामक हाफिज है, इसको शहीद का दर्जा दे देंगे। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आज कयामत दिखा दो, मतलब मौत दिखा दो। 4-5 लोग तो मरेंगे इसके, आज इसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे, मतलब ये टच जब करके हट तक जाओ। जिए हाँ। तब तक इसको ये नजारा इसके आंखों से खत्म ना हो। अब होता क्या है, तो उस आरडीएक्स की गाड़ी को वहां लगाया जाता है, लेकिन हमारे धुरंधर को आप लगता है घर का एड्रेस पता है इसमें क्या था? 116 नंबर, 116 नंबर, ये जो हाउस नंबर, जौहर 116 नंबर। अब लेकिन हमारे धुरंधर को लगता है कि इस कैप्सूल का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आप गाड़ी वहां तक नहीं भेजनी। हाँ। तो गाड़ी को इसके गेट के पास खड़ी कर दिया जाता है, उस कैप्सूल को निकाल लेता है, कैप्सूल को यहाँ 2 यूज करोड़ नहीं का करता, कैप्सूल। उस कैप्सूल को सेफ रखता है कि यूज करना है। और 23 जून 2021 को धमाका होता है। आप चेक करना ऑन रिकॉर्ड, अभी आपको 5 या 6 लोग मरते हैं इसमें, हाफिज का राइट हैंड भी मरता है। और इसके बाद दुनिया में पहली बार लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है, हाफिज सईद तो जौहर में रह रहा है, पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाता पूरी दुनिया को। और तो फिर इसके बाद घायल होता है वो, घायल होता है, घायल उसको, हाफिज सईद घायल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा हाफिज सईद। इसके बाद एक टैगलाइन होता है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। तो बोलता है सर काम हो गया। तो यहाँ से जो कॉल पर बात करता है वो एक टैगलाइन बोलता है कि ये आज का भारत है, न्याय नहीं समाधान चाहिए। मतलब समाधान, न्याय, आपने आदमी मार दिया तो समाधान नहीं है, मतलब आज के बाद आपके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश ना करे, हमें वो समाधान चाहिए। तो आज वो हालत है कि 23 जून 2021 के बाद आप मुझे हाफिज सईद का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते इंडिया के आगे, वो कभी बाहर ही नहीं निकल रहा है। और खुद आज ये हालात हो गए हैं कि एलईटी खुद परेशान है, एलईटी परेशान है कि ये हाफिज खत्म हो तो कमांड किसी और को दी जाए। लेकिन आसिम मुनीर हाफिज सईद को मार नहीं सकते, ना आसिम मलिक मार सकता है, अगर इन्होंने मार दिया तो एलईटी इनके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आज पूरा आईएसआई, पूरा पाकिस्तान आर्मी खुद हाफिज सईद को झेल रहा है इस टाइम। तो कभी कभी कहावत है ना कि दुश्मन को नहीं मारा जाता सर, दुश्मन को तुम क्या कर दो, एक लीडर को तुम मतलब सबसे कायर कमजोर आदमी उसकी कुर्सी पर बैठा दो, ताकि उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाए। देखो ये क्यों, ये भी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने क्या बोला, ये क्यों आरडीएक्स को, मतलब जो भी एक्सप्लोजिव था उस एक्सप्लोजिव को क्यों कम किया गया। नेपोलियन ने एक टैगलाइन बोली जीवन में, नेपोलियन ने बोला कि मैं दुनिया में उस फौज से कभी नहीं डरता जिस फौज के सारे फौजी शेर हो, लेकिन जो उसका लीडर हो वो एक बकरी और कायर हो। चाहे उसकी पूरे फौज में शेर हो, लेकिन बोला मुझे उस फौज से डर लगता है जिसकी पूरी फौज कायर या बकरियों की हो, लेकिन उसका जो लीडर हो वो शेर हो। बोला हमेशा डिपेंड करता है लीडर के ऊपर कि फौज कैसी होगी, इसलिए हमेशा लीडर से डर लगना चाहिए। ये नेपोलियन का टैगलाइन था। तो आज उसी एलईटी का सबसे कमजोर आदमी उसको कमांड कर रहा है हाफिज सईद 2021 23 जून के बाद, जबकि लखवी सेकंड बैठा हुआ है। अगर आप इसके सेकंड यूनिट कमांडर देखो, जो ग्राउंड ऑपरेशन जो लखवी करता है, लखवी आज खुद चाह रहा है कि साला ये हाफिज मरे तो मैं कमांड करूं। तो आप कह रहे हैं 2021-23 जून से कोई पब्लिक अपीयरेंस या बड़ी बड़ी जो सभाएं करता था वो कुछ नहीं, कुछ अब नहीं, नहीं कर, वो सब पुराना आता है, सब पुराना। वो बैक जो पहले के आप वीडियोस देखेंगे, हाफिज का कोई भी डायरेक्ट स्टैम्प आप वो नहीं देखोगे बस। तो पाकिस्तान उसको बचा रहा है। पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान खुद परेशान है सर इस टाइम, पाकिस्तान को चाहिए इस टाइम। आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पूरा कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी आर्मी के अंदर अलग विद्रोह चल रहा है सर। उसके आर्मी के एक्स जनरल अभी फिसल के मर जाते हैं, ठीक है। आसिम मुनीर के सारे अगेंस्ट हो रखे हैं। आसिम मुनीर के अगेंस्ट क्यों हो रखे हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि देखो पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी का ही कंट्रोल रहा है सर 1947 के बाद। अब क्या हो गया, आसिम मुनीर ने जीवन भर आर्मी की कुर्सी ले ली, यानी कि फील्ड मार्शल बन गए वो जबरदस्ती के। फील्ड मार्शल मतलब जंग उन्होंने कोई जीती नहीं और फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन मरने तक क्या होगा, पाकिस्तान की आर्मी में किसका कंट्रोल रहेगा, आसिम मुनीर का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ भी बन चुके हैं, चीफ ऑफ मतलब तीनों सेनाओं के चीफ भी बन चुके हैं वो लोग। तो लेकिन जितने भी नीचे के रैंक के जो भी थे, जो जनरल थे उनके, वो तो नाराज ही हो गए ना सर अब कि यार जीवन भर के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि हमने एक सपना देखा था कि हम भी कभी आर्मी के एक जनरल बनेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है सर, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अंदर। मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर दिखाया है वो असली में भी उतना ही ब्रूटल था जैसा फिल्म में दिखाया है, कि अर्जुन रामपाल पूरी आंखें नोच लेता है? नहीं सर, मेजर इकबाल, देखो आप मेजर तो नहीं कहेंगे, मेजर इसको टाइटल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोग इसको बोलें कि ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियली आर्मी ऑफिसर या मेजर रहा है। जिहादी था वो, जिहादी था। हाँ। लेकिन आईएसआई का बहुत सपोर्टर, अच्छा, मतलब बहुत ही, मतलब क्रूर, जिसको बहुत ही क्रूर बोलते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे लिखा है कि ये बंदा ओसामा के मरने के बाद उससे
सेकंड सबसे Second, पावरफुल था। तभी अगेंस्ट हुआ था अमेरिका इसके। हाँ। अमेरिका क्यों अगेंस्ट हुआ था? क्योंकि ओसामा मरने के बाद अलकायदा को इसने ज्वाइन किया। ये अलकायदा का तो अमेरिका को लगा सेकंड ओसामा हो सकता है अमेरिका के लिए। और आपको पता है शॉकिंग चीज होगी कि 2001 से CIS को ढूंढ रही थी, और आपको पता है CIA से 11 साल तक नहीं पकड़ पाई सर। और कब पकड़ी? जब ISI ने खुद इंफॉर्मेशन लीक करी। क्योंकि ISI के लिए भी थ्रेट था ये। ISI के लिए थ्रेट क्या था? इसने खुद GHQ को उड़ाने की प्लानिंग कर दी थी इस्लामाबाद में कि मैं GHQ को उड़ाऊंगा करके। और आपको एक और शौक होगा कि इसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी हमला करवाया था। जबकि फिल्म में एक डायलॉग है कि मैंने एक हिंदुस्तानी का सर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान में रखा। और बाद में इसने मुशर्रफ के ऊपर भी हमला करवाया। खुद ही समझ लो कि अगेन मतलब इसने ये सोचा कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। तो आप यहां से ISI कितनी डेंजर है, जिस CIA को हम लेते हैं कि CIA कितनी पावरफुल है, लेकिन ये सोचो कि जब तक ISI ने नहीं चाहा, ISI ने CIA के हाथों से मरने नहीं दिया सर। अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये उतना ही क्रूर था जितना फिल्म में दिखाया उससे भी ज्यादा क्रूर सर। देखो पिक्चरों के अंदर हर चीज एक लिमिट है, क्योंकि बच्चे भी पिक्चर को देख रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि इतना क्रूर पिक्चर में दिखा पाए। जिस दिन लोगों ने टेररिज्म को देख लिया, जिस दिन लोगों ने वास्तव में टेररिज्म देख लिया, तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में उसके बाद वो कभी कुछ देखना ही नहीं चाहेंगे सर। इतना मुश्किल, इतना मतलब क्रूर होता आतंक इतना क्रूर। आपने कभी आदमी की खाल को निकलते हुए देखा ऐसे करके, छीलते हुए? नहीं। मेरे पास एक वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर पता है क्या कर रहे हैं? चापर से आदमी की खाल को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हम लोग लौकी वौकी नहीं छीलते हैं, कद्दू। जिंदा आदमी का 2 आदमी ने उसका पैर पकड़ रखे हैं, एक आदमी ने उसकी गर्दन के ऊपर पैर रखा हुआ है, और तीसरा आदमी क्या कर रहा है, मतलब दो आदमी ने उसके पैर को दबा रखा है, एक आदमी ने उसकी गर्दन को दबा रखा है, और तीसरा आदमी क्या कर रहा है? चमड़ी छील रहा है उसकी। आप सोचो आप सर, और उसकी वीडियो बन रही है ऊपर से जिंदा आदमी की। तो ये क्रूरता है सर। जब भी कोई एजेंट पकड़ा जाता है ऐसे किसी दुश्मन देश में, तो उसके साथ भी इतनी ब्रुटैलिटी होती है जो फिल्म में जैसे दिखाया सर है। देखो कभी भी दुनिया का कोई भी एजेंट पकड़ा जाए तो वो बोले कि सबसे इजी हो। सर आपने धुरंधर, मैंने पिक्चर में आपकी एक चीज, आप क्यों मारा धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपने ही एक आलम भाई को क्यों मारा सर? जूस वाले को क्यों मारा पता है? क्योंकि मौत बहुत इजी है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता था, वो बहुत प्यार करता था। बाद में मतलब वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा उसको कि यार मतलब जिस आदमी ने अपने लिए उसने यहाँ नाइफ मारा, उसने मारा क्योंकि वो बहुत, मौत तो बहुत इजी है ना सर, लेकिन अगर वो ISI के हाथ लग जाएगा तो ISI 1 दिन 1000 दिन के बराबर बना देगा सर। तो इसलिए मारा कि ये इजी तरीका है कि भाई तेरे को मैंने अभी कुछ नहीं यार 2 सेकंड का है, खत्म हो गया। तो मौत तो सबसे इजी है। अगर मैं ब्रूटल के मामले में बोलूं तो मौत 1% भी नहीं है, 100% और खतरनाक होता है टॉर्चर आप देख ही नहीं पाओगे। तो अगर कंट्री को पता है, देश को पता है कि उसका एजेंट पकड़ा गया है और टॉर्चर हो रहा है उस पे, तो ओपनली उसको बचाने के लिए या रेस्क्यू कराने के लिए भी ऑपरेशंस होते हैं, या छोड़ दिया जाता है और उनको ब्रीफ होती है कि भाई पकड़े गए तो खत्म, तुम्हारे ऊपर है? सर देखो हमारा देश आज अपने किसी भी स्पाई के लिए पूरी जान लगा देता है सर। ये प्रेजेंट पर है, ये लोगों को धीरे धीरे और समझ में आएगा, जब लोगों को धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलेगी, लोगों को जब सच पता चलेगा। बहुत सारे लोगों में इसमें से लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि दाऊद के ऊपर, कि दाऊद अगर इतना ही है तो दाऊद को क्यों नहीं मारा। आज भी आप वीडियो देख लो, कई लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे इंटरव्यूज में, दाऊद को क्यों नहीं मारा। सर पहले समझना बहुत जरूरी है यार। कहना बहुत आसान है, हम टेबल पर बैठकर बात कुछ भी कर दें। क्या है भाई, पाकिस्तान एक अलग देश है, वो हमारा देश नहीं है, एक अलग स्टेट है। एक अलग स्टेट में एक अलग कानून चलते हैं, और जब भी किसी देश के किसी आदमी को वो देश सपोर्ट करे, वहां की मिलिट्री सपोर्ट करे, वहां की इंटेलिजेंस उसे सपोर्ट करे, तो उसे मारना, अगर मैं ये बोलूंगा कि असंभव नहीं है, तो दुनिया का सबसे मुश्किल है सर। आप नहीं मार पाओगे। आप ये एक एग्जांपल लगाकर सोचो कि दुनिया के अंदर आप हिंदुस्तान में ही लेकर चलो कि सपोज करो कि आज आपको हिंदुस्तान की आर्मी बोलती है कि हम तुम्हें सेव करेंगे, क्या ब्रह्मांड की कोई ताकत है तुम्हें मार दे सर? मुझे बता दो। तो दाऊद पे मैं आऊंगा, हाँ, और कुलभूषण जाधव पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि कुलभूषण जाधव से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे जुड़े एक ऑपरेशन में आप भी शामिल हैं, और आपकी बायोपिक का आई थिंक पार्ट 1 है वो। हाँ, मतलब पहला पार्ट बनेगा उस पर ही, मतलब उस पे फिल्म आने वाली है, और सेकंड जो फिल्म आएगी, यानी आपके बायोपिक की जो पार्ट 2 आएगी, जो आपने अपने धुरंधर की कहानी बताई जहाँ पे हाफिज पे अटैक हुआ था। सेकंड तो हमने सुन लिया, कुलभूषण जाधव वाला हम जानेंगे, दाऊद के ऊपर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्पाई का, एक एजेंट का जो इमोशनल बॉन्ड
उसको कनेक्ट करना होता है दूसरे दुश्मन देश में जाके, वो उस एजेंट का रोल होता है, वो उसको क्लियरली, उसकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो उसको परेशान नहीं करेगा। सपोज उसकी गर्लफ्रेंड बनती है या पत्नी बनती है या बच्चा भी होता है। डी डे में भी हमने देखा है कि इरफान खान साहब ने एक रोल किया था जहाँ पे पत्नी बच्चा हो रहा है और सालों तक वो वहाँ हैं, मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, अपनी एक लाइफ जीते हैं। कई केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि वो धर्म भी बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्पाई को इतनी रोबस्ट ट्रेनिंग होती है कि वो उसको परेशान नहीं करती है। सर देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, या वो चिंतित हो जाता है। नहीं सर, देखो क्या होता है कि वो मेरा काम है, आप काम करते हैं, तो वो डिस्टिंक्शन करता है कि ये मेरा काम ही है, ये सिर्फ काम है। अगर एक वो प्यार कर रहा है, वो प्यार नहीं है, वो मेरा वर्क है। वर्क और प्यार में फर्क होता है सर। एक आदमी अगर किसी लड़की से शादी कर रहे हो, बच्चा कर रहे हो, नहीं, वो मेरा काम है सर। अच्छा, वो ये एजेंट को क्लियर है कि काम ही कर रहा हूँ। एक एजेंट की सबसे बड़ी ड्यूटी है मेरी। एक एजेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए सर? सबसे बड़ी खासियत, देश प्रेम को छोड़कर, देखो देश प्रेम होगा तभी वो एजेंट होगा। देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो उसके लिए पहले ही है सर कि मतलब मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, धरती के किसी भी कोने में रहूं, बस मुझे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है, किस लिए आया हूं, इस चीज को। दूसरा, एक एजेंट के अंदर झूठ बोलने में महारत हासिल होनी चाहिए सर। वो ऐसा झूठ बोले कि 100 सच भी उसके सामने फीके पड़ जाएं सर। मेरी बात समझ लो कि आज बहुत सारे मतलब अगर वो किसी लड़की से प्यार कर रहा है ना, तो ओनली वर्क है। आज आप ऑफिस जाते हो सर, आपका काम है ऑफिस जाना, आप खाना खाते हो सर। अगर कल किसी आदमी को ये बोल दो कि दुनिया में तुझे भूख ही नहीं लगेगी, वो कभी खाना ही नहीं खाएगा सर। आपको भूख लग रही है तो खाना खा रहे हो, वर्क है। एक लड़की से प्यार कर रहा है, प्यार नहीं, वो सिर्फ काम है। एक बच्चा उसका पैदा हो रहा है, उसको एक सेफ्टी चाहिए ताकि लोगों का और विश्वास हो जाए। मेरी बात समझो, ये बच्चा क्या होगा, मेरे को सेफ गार्ड होगा। अब तो मैं यहाँ पुराना हो चुका हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो लोग कभी उस पर वो नहीं करेंगे, मतलब उसको सब ही पूरी एक्टिंग ही कर रहा है। ये सिर्फ एक काम है उसका, काम के अलावा कुछ भी नहीं है उसका। जिस दिन उसका काम पूरा होगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो, चाहे वो 10 साल के बाद हो, चाहे वो 20 साल के बाद हो, वो उन सबको छोड़ के वापस आ जाएगा सर। तो वो इमोशनल नहीं होगा, मिशन से नहीं हटेगा। कभी ऐसा हुआ है कि मिशन से हट गया हो, कॉम्प्रोमाइज हो गया हो? नहीं सर, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सर मुझे थोड़ा सा एक चीज की लगता है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं अभी, हम में और एक स्पाई जब काम करेगा उसमें क्या फर्क है सर? हम तो बात कर रहे हैं, आप हम में भी क्या है सर, पता है? जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है सर? जैसे आप शब्द बोलते हैं, आपके दिमाग में चीजें आ जाती हैं, फिर आपके शब्द निकलते हैं, आपकी बॉडी क्या होती है, रिएक्ट होती है। जैसे अभी मुझे गुस्सा आएगा तो मेरी बॉडी को गुस्सा बाद में दिखेगा, मेरे अंदर दिमाग में पहले गुस्सा आ जाएगा, तभी तो मैं आपको गाली दूंगा और मेरी बॉडी वैसी एक्शन करेगी। ये हम नेचुरल हैं इस टाइम जीवन के। आपका किसी से झगड़ा होता है, झगड़ा होते ही ऐसे नहीं है कि आप किसी को पंच मार देते हो, पहले आपके अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आप किसी को क्या करते हो, हिट करते हो, ये एक्शन होता है। लेकिन जैसे आप स्पाई वर्ल्ड में चले जाते हो, स्पाई वर्ल्ड में क्या होता है सर, आपको स्क्रिप्ट पहले मिल चुकी है पूरी की पूरी, शब्द आपके पास पहले आ चुके हैं, इमोशन आप बाद में लेके आ रहे हो। यहां उल्टा है, हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, इमोशन हमारे पहले आ चुके होते हैं। मुझे पहले क्या होता है, रोना आ जाता है, बाद में मैं रोता हूं ना सर, मतलब मेरे अंदर क्या है, इमोशन पहले हैं, चीजें बाद में निकल रही हैं। उस दुनिया के अंदर क्या होता है, स्पाई वर्ल्ड के अंदर क्या है सर, कि मेरे पास शब्द पहले आ चुके हैं, मुझे उन्हीं शब्दों के आधार पर, उस कहानी के आधार पर इमोशंस को लाना है। दोनों उल्टे हैं, और ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ट्रेनिंग की वही चीज है। मुझे एक फिल्म पे कंट्रोवर्सी हुई थी राजी को लेकर, जहाँ पे जब आलिया भट्ट वापस आती है तो बहुत इमोशनल होती है, टूट जाती है, और फिर उनके जो राइटर हैं उनका कहना था कि ये फिल्म को बहुत ही ट्विस्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई एजेंट ऐसा नहीं होता कि भाई मैं, क्योंकि उनका प्रेमा, राजी देखी है आपने? हाँ मैंने देखी है। तो उसमें एंड में विकी कौशल मरता है और फिर ये इमोशनल हो जाती है कि मैंने मार दिया, फिर उसके पेट में बच्चा रह जाता है, फिर वो बच्चे को भी पालती हैं, फिर बच्चा भी नेवी का ऑफिसर बन जाता है। तो कह रहे थे ये पूरा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मिशन पे गई है, उस मिशन में उसका जो पति है जिससे रिलेशन बना है वो मरता है तो भी उसको अफेक्ट नहीं होगा? सर वो ओनली काम है सर, वो रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ उसका वर्क है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अटैचमेंट उतना नहीं होता कुछ वो मतलब 1% के लिए हम मान सकते हैं कि सेकंड्स के लिए, लेकिन वो मायने नहीं रखता। वो मायने, चलो ह्यूमन नेचर, मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन ज्यादा, रिलेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बहुत सारे उदाहरण इस देश के अंदर है ना सर। अगर आप रविंद्र कौशिक सर की हिस्ट्री सब लोगों को पता है, उन्होंने देख चुकी होगी, ये एक उदाहरण है। मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका नाम आज
आज भी हम नहीं जानते सर, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया कि हमारे पास शब्द, कि हम इसलिए नहीं बात कर पा रहे क्योंकि हमारे को उनके बारे में पता नहीं है सर। आज भी जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं एक पाकिस्तान नहीं बोलूंगा सर, दुनिया के कितने देशों के अंदर कोई अपना सब कुछ छोड़ के गया हुआ है। वो क्यों छोड़ के गया हुआ है? ताकि आप और हम लोग सेफ रहें, हमारा देश सेफ रहे। तो उस चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ के चला गया सर। यहाँ तो एक बच्चा अगर अपने घर से जाता है तो घर वाले 4 बारी बोलते हैं, बेटा 10 बारी फोन कर देना, पहुंच गया तो फोन कर देना, आप वापस आएगा फोन कर देना, 2 घंटे फोन ना आए तो 10 मैसेज। कभी उन बच्चों का पूछो सर जो जाते हैं और वापस बोलते हैं हम कभी वापस नहीं आएंगे। कभी एक पल के लिए सोच के देखो ना इतना, कि वो भी तो इंसान ही है सर। अगर कोई आदमी इनमें से ये बोल दे कि पैसे के लिए गया है, तो सर मैं बोलता हूँ धरती का सबसे जाहिल इंसान है जिसके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि पैसे के लिए गया होगा। तो मैं बोलता हूँ कि उसकी सोच इंसानों वाली है ही नहीं सर, जो पैसों से तुलना कर रहा है इस चीज की। धुरंधर में एक सीन भी दिखाया जहाँ पे जब आलम मर रहा होता है तो कहता है कि एक पॉकेट मार को, बरेली के पॉकेट मार को इतना बड़ा काम दिया था। तो अगर कोई बंदा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो क्या उससे भी, उसमें भी लॉयल्टी डाली जा सकती है, उसको भी एक लॉयल एजेंट बनाया जा सकता है? सर देखो, दुनिया के अंदर, हाँ, धरती का कोई भी आदमी, इस संसार का हर आदमी के 2 पहलू हैं सर। संसार में कोई भी व्यक्ति है वो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ठीक है। धरती में कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैं अच्छा ही अच्छा हूं। आप मेरे सामने इस ब्रह्मांड का कोई भी आदमी ला दो, है तो इंसान ही। इंसान, ईश्वर तो नहीं है ना सर। तो अगर इंसान है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तुम इंसान हो। तो अगर कमी है किसी अंदर, किसी के अंदर अच्छाई भी होगी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका सामने वाला हैंडलर कौन है सर, उसे कैसे यूज करता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपको मिशन में भेज रहा है, जो आपको ट्रेंड कर रहा है, जिसने आपको तैयार किया, उसने आपके जीवन की कौन सी चीज देखी। सपोज करो कि आज आपने अपने दोस्त का बदला लिया और गोली मार दी। दुनिया बोलती है आप कातिल हो, चलो आप, पूरी दुनिया आपके लिए लिख देती है यार तो मर्डरर है, तो कातिल है, इसने आदमी को मार दिया। ये पहलू सबको दुनिया में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर अपने दोस्त को लेके प्यार था। वो कोई नहीं देख रहा। उसने कहा कि, लेकिन किसी इंसान ने देख लिया कि यार इसने अपने दोस्त के प्यार के लिए, अपने दोस्त के लिए किसी को मारा है। किसी इंसान को वो नजर आया कि ये अपने दोस्त से इतना प्यार करता है कि अपना जीवन फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। कोई आदमी वो देखता है, कोई आदमी ये देखता है। देखने वाले के ऊपर है कि सामने वाला क्या देखता है सर। वेल, लकी बिस्ट के साथ ये पॉडकास्ट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे। उसमें दाऊद के बारे में बात होगी, ISI के पूरे नेटवर्क के बारे में बात होगी, हमारे अननोन गनमैन के बारे में बात होगी, कुछ ऐसे ऑपरेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे देश के धुरंधरों ने दूसरी धरती पर किया, इस धरती को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए। सो पार्ट 2 भी जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाले पार्ट से अगर कुछ सवाल आपके मन में आते हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। पाजी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।